गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की पावर बैच में दोस्तों, जिसमें पावर अप करेंगे हम हमारी प्रिपरेशन सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर की। तो कुर्सी की पेटियां खोल दीजिए क्योंकि ऑडिट का मौसम अब सुधरने वाला है। चलिए, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागतम सुस्वागतम, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है इस बैच में, जिसमें लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम क्या इस पर्टिकुलर बैच में करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये दोस्तों आपका एवरेज वेटेज है अलग अलग चैप्टर्स का जो ऑडिट में होता है। और इसके साथ ही मैं अपनी बैच की शुरुआत, आपकी बैच की शुरुआत करता हूं कि हमारी ये बैच होगी एक एग्जाम फोकस्ड, या यूं कह लीजिए मार्क्स ओरिएंटेड बैच, जिससे कोशिश करेंगे अपन ऑडिट में ढेर सारे मार्क्स इकट्ठे करने के। तो दोस्तों, वेरी क्विकली वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द बैच एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। एक्सपेक्टेशन सेट कर लें अपन सबसे पहले। आप अगर पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं तो फिर आप वीकेंड मनाइए, चले जाइए। दिस इज फॉर एनीबडी हु हैज स्टडीड ऑडिट एंड हैज प्रोबेबली फॉरगॉटन और हैज स्टडीड इट एंड रिमेंबर्स इट वेरी वेल। कोई ऐसा जिसने बैच करी है पहले या जिसने सेल्फ स्टडी करी है, बट अगर कोई पहली बार ऑडिट पढ़ रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। आपकी उम्मीद इस बैच से क्या होना चाहिए? 10 दिन की ड्यूरेशन में हम पूरे के पूरे इंटरमीडिएट ऑडिट को कवर कर लेंगे। ड्यूरेशन होगा हमारा लाइव क्लास का मॉर्निंग 7 to 11, 10:30 to 11 के बीच में, जहां तक आपका मानस बना हुआ रहेगा अपन लगातार बने रहेंगे। By 11 we should be able to definitely complete every day. There will also be a repeat telecast in the evening. अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। 10 दिन में क्या पूरा कवर हो जाएगा? 12 डेज में तो हमने सीए फाइनल का पूरा ऑडिट मस्त 45 आवर्स में कवर कर दिया विद सेम 7 to 11 टाइम। तो आई एम श्योर कि वी शुड बी एबल टू डू इट वेरी कंफर्टेबल। इज इट जस्ट अ रिविजन? एब्सोल्युटली, इट इज अ कंसेप्चुअल रिविजन, जहां पे हम कंसेप्ट के साथ चीजों को सिस्टमैटिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करेंगे। तो ये वो यूट्यूब के रिविजन्स नहीं है कि आपको रिविजन शेयर कर दिए और आप बार बार देख के उसे सीखेंगे। ये वो सीरीज है दोस्तों जिसे हम प्रिपरेशन सीरीज कहते हैं। यानी इनमें हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे अपन जो भी पढ़ेंगे उसके साथ में आपको एवरी डे यू विल हैव टू गिव 3 hours टू ऑडिट। तो आपकी 7 to 11 क्लास हो गई, उसके बाद में भी आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप 12 to 3 विद अ ब्रेक इन बिटवीन, तो 3:30 आप ऑडिट पढ़ेंगे। 2 घंटे जो क्लास में पढ़ा है वो, और 1 घंटे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से सॉल्व करना है? पूरी अपडेटेड नवंबर 22 का पेपर तक शामिल हो इसमें। ये क्वेश्चन बैंक की ओपन पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी गई है। ये टेलीग्राम चैनल में जो पीडीएफ आपके साथ शेयर की है, आप इसे रेफर कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। मैं इसे यहाँ पर पिंग कर रहा हूँ। ये पीडीएफ से आप बेस्ट है कि इसको या तो आप प्रिंट करा लीजिए या आपके पास डाउनलोड करके रख लीजिए। इस पीडीएफ में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एवरी पर्टिकुलर डे वॉट एवर वी हैव डन, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको 1 घंटे सॉल्व करना है। जब तक आप रिवीजन के साथ साथ सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। बट डेफिनेटली उसके साथ में हो सकता है अपनी प्रिपरेशन पूरी हो फिर भी मार्क्स नहीं आए, वो पता करने के लिए फिर हमें टेस्ट देना पड़ेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली डू इज एवरी ऑलमोस्ट 2 to 3 days वील हैव 1 टेस्ट। टोटल अपन 5 डिटेल टेस्ट रखने वाले हैं, यानी पार्ट बाय पार्ट। जैसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड अपन एक टेस्ट रखेंगे। So we'll have 5 small tests of 1.5 hours each, that's about it, in which we will cover up these particular topics. कैसे होंगे टेस्ट के स्केड्यूल, वो मैं अभी आपके साथ जैसे सीक्वेंस शेयर करूंगा मैं आपको बता दूंगा। आज वो टॉपिक खत्म हुआ तो आज आपका शाम को टेस्ट होगा। तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपको प्रोबेबली एडिशनल 1 hour और रिवाइज करने का पुराना और 1.5 hours टेस्ट के निकालना पड़ेंगे। अगर आप इतना समय दे दो तो दोस्तों ऑडिट से रिलेटेड आपके सारे टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी फील। ये सारे के सारे जो 5 टेस्ट होंगे इनका आपको टेस्ट पेपर और सजेस्टेड आंसर मिलेगा। जो फुल टेस्ट एक पूरी कंप्लीट होने के बाद बैच का होगा उसका आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा। सर हम तो चाहते हैं कि हमारे ये 5 टेस्ट भी इवैल्यूएट कर दे कोई और उसके मार्क्स और फीडबैक भी दे दे,
नो प्रॉब्लम, यू कैन सब्सक्राइब टू द टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम में क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। आप उसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको 5+1 6 टेस्ट का इवैल्यूएशन विद फीडबैक ऑन एवरी क्वेश्चन मिलेंगे। रेफरेंस मटेरियल हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है ड्रोन चार्ट्स को यूज करते हुए। व्हाट आर ड्रोन चार्ट्स? ड्रोन चार्ट्स बोलने के लिए चार्ट्स है, बट दीज आर नॉट रियली चार्ट्स। ये एक्चुअल में यूं समझ लीजिए कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है आपके पूरे कंटेंट का। यानी इसमें थ्योरी भी है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रीफ में सिर्फ कीवर्ड्स है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट क्या मैं इससे ही पूरे ऑडिट को कवर कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। ये और क्वेश्चन बैंक भी कर लिया तो सफिशिएंट है। बट ऑब्वियस सी बात है, जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए फिर डिटेल नोट्स होते हैं जो हम क्लास में यूज करते हैं। पावर बैच इज प्योरली गोइंग टू बी ऑन ड्रोन चार्ट। सर हमारे पास ये ड्रोन चार्ट्स की कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको फास्ट की वेबसाइट पे। मैं लिंक टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप आज ऑर्डर करेंगे तो विद इन 2 to 3 days यू विल गेट अ कॉपी ऑफ इट। आप साइड बाय साइड इसको रेफर कर सकते हैं, तो आपके सेशन और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि आपके पास एक मटीरियल होगा जिसको आप यूज़ कर पाओगे। तो ये आपके ड्रोन चार्ट है। इसकी ऐसी जैसे ये दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलर्ड प्रिंट बुकलेट्स आपको मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए गए हैं, जरूरत पड़ने पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है आपस में बातचीत करने के लिए। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर लिंक पिन किया है, इसमें आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में व्हाट यू विल हैव टू डू इज, तो CS सार्थक नीरज जैन आपका टेलीग्राम चैनल है। आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह का मैसेज बॉक्स दिखेगा, डिस्कस लिखा हुआ है। आप उसे क्लिक करेंगे तो आप कम्युनिटी में आओगे। चैनल में सिर्फ मैं आपसे बातें कर सकता हूं, आप मुझसे नहीं कर सकते। कम्युनिटी में हम एक दूसरे से और आप आपस में बातें कर सकते हो। तो वहां जाने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप प्रेस करना होगा। वंस यू डू दैट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी एबल टू चैट विद इन योर फ्रेंड्स और विद द फैकल्टी। तो ये सिंपल सा अपना सिस्टम है। प्लस क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी सच देखा जाए तो क्या हो जाती है दोस्तों, चैट्स आ जाती है, तो इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए बनाई है। वो कम्युनिटी अपने आप में एक प्राइवेट कम्युनिटी है, जिसका लिंक मैंने आज टेलीग्राम पे शेयर किया है। आज आप उसको क्लिक करके आज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारी तरफ से, फास्ट की तरफ से जो भी आपके लिए कंटेंट मटीरियल होगा वो सब वहां पर शेयर किया जाएगा। आपके नंबर्स दोस्तों के साथ वहां नहीं दिखेंगे, यानी आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे। कौन उस कम्युनिटी का मेंबर है, नहीं है, वो सब आपको कुछ नहीं दिखेगा। इट्स अ प्राइवेट कम्युनिटी। बट वहां फायदा ये होगा कि आपकी स्पेसिफिकली CA इंटरमीडिएट के लिए हमने कम्युनिटी बनाई है, तो जो भी कंटेंट मैं आपके साथ ओपन शेयर करूंगा वो वहां मिल जाएगा। ड्रोन चार्ट्स की ओपन कॉपी ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगी। देन इसके अलावा वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद सम अदर सब्जेक्ट पावर बैचेस। जी हाँ, DT की जैसे हम पावर बैच लेकर आ रहे हैं, और कुछ और सब्जेक्ट्स की हम बहुत ही जल्द अनाउंस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक वी विल कंटिन्यू विद द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सीक्वेंस हमारा क्या होने वाला है, तो वी आर फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वेटेज दिखाता हूँ। तो आपके कोर्स में टोटल 13 चैप्टर्स है। ये ही आपके लिए एक तरह से यूँ समझ लो ABC एनालिसिस भी हो गया। इन 13 चैप्टर्स का पिछले 8 अटेम्प्ट का मैंने आपको इस तरह से आपको एक समरी बना रखा है, और अगर आप इस समरी को देखोगे तो यू विल बी एबल टू इजीली कंक्लूड कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जिसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या एसेस। एसेस का वेटेज 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑप्शनल क्वेश्चन ऐड कर दूं, तो आपके सिलेबस में आपके नॉर्मली देखा जाए तो 16 मार्क के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मार्क का ऑप्शनल और एक 14 मार्क का। तो रफली आपका 86 मार्क्स का पेपर आता है। उन 86 मार्क्स में से आपको 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करना है। ये उसका ब्रेकअप है। 30 मार्क के MCQ अलग है। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स यानी एसेस का अपना वेटेज ही अराउंड एवरेज 25 to 27 मार्क्स है पिछले 8 अटेम्प्ट का। तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इसीलिए हमारे पावर बैच का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग डिस्कशन। और आपके एसेस आपके यूं टिप्स पर हो जाएंगे, हम समझेंगे भी और याद करेंगे भी, दोनों साथ साथ में चलेगा।
देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कंपनी ऑडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। इसके अलावा ये जितने भी चैप्टर हैं इनका वेटेज कंपैरेटिवली ऐसे थोड़ा कम दिखता है। उसका कारण ये भी है कि इन चैप्टर्स के कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे रिलेटेड होते हैं, इसलिए जो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का चैप्टर है उसमें इनके क्वेश्चंस मर्ज हो जाते हैं। तो हमें भी ये सारे चैप्टर्स की कवरेज कैसे करना है, तो जैसे जैसे हम ऐसे कवर करते जाएंगे उसके साथ साथ में ये रिलेटेड चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि जब ऑडिट रिपोर्ट के एसेस कवर करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट का आपका चैप्टर 11 भी कवर कर लेंगे, फ्रॉड के एसेस कवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड वाला आपका चैप्टर भी कवर कर लेंगे एंड सो ऑन। डेफिनेटली उन चैप्टर में जो एसेज में कहा गया उसके अलावा कुछ और भी कंटेंट है तो वो हम साथ साथ में कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये सारे ऑप्शन या प्रोपोर्शन साथ में होते जाएंगे। उसके बाद में वी आर गोइंग टू टेक अप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन वी विल टेक अप ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज और बैंक। तो सीक्वेंस अपने आप में बड़ा ही क्लियर है। सबसे पहले कंपनी ऑडिट, उसके बाद एसेज और उसके रिलेटेड चैप्टर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक ऑडिट और अदर ऑडिट्स। सो सिंपल, सो क्लियर, सो सिस्टमैटिक। हो सकता है आपको डे वाइज शेड्यूल लगे, वो अपन अपने आप को उतना नहीं बांधेंगे। आज की तारीख में अपन डिस्कस कर लेंगे कल हम क्या डिस्कस करने। आई होप इसके साथ आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है। आपको आपके एग्जाम पेपर के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करके मैं दूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ 3 अटेम्प्ट के अगर मैंने पेपर इवैल्यूएट किए तो हमने देखा कि उसमें ऐसे और ऐसे बेस्ड चैप्टर के ऊपर इतना वेटेज आया, इसमें उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स भी कवर हो गए, इसलिए जो वेटेज अपन ने ऊपर देखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कंपनी ऑडिट में आप देखेंगे तो दिस इज द काइंड ऑफ वेटेज, दिस इज ऑल आउट ऑफ 86 मार्क। इनफैक्ट एक 3 मार्क का अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आखिरी में आता है तो 89 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट बैड। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है, सो इज फॉर बैंक ऑडिट, कभी 2 भी आ जाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। तो काफी नपा तुला सा आपका सिलेबस है। अगर आप ऐसे रिलेटेड चैप्टर को ऐसे के साथ क्लब करके देखते हो तो साफ साफ सिस्टमैटिकली दिख जाता है कहाँ पे क्या चीजें ज्यादा आ रही। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में अगर आपको स्कोर करना है, फाइनल में तो दोस्तों क्या होता है आपके पास थोड़ा स्कोर करना और डिफिकल्ट है, क्योंकि आगे 30 मार्क के एमसीक्यू और 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव होते हैं। फिर भी हमारी स्टूडेंट शिवानी सिंह 87 मार्क्स लेके आई मई 22 में, 82 मार्क्स लेके आई शिखा जैन नवंबर 22 एग्जाम। अब इंटरमीडिएट में आपको झंडे गाड़ने हैं तो आप समझ लो आप तो और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उसके कारण क्या है, 30 मार्क के एमसीक्यू है। अपनी इस बैच में हम प्रोविजन इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आप एमसीक्यू में 25 प्लस स्कोर कर पाए। सेल्फ स्टडी और टेस्ट देना और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में वो सब करेंगे तो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे दोस्तों। नंबर 2, आपके पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वो 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 7 करना होते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। मैं मेरे एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में करेक्ट इनकरेक्ट अलग से निकाल के क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है करेक्ट इनकरेक्ट वाले में 2 मार्क के क्वेश्चन में आप पूरे 2 मार्क सिक्योर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। पर अगर आपने इसको गलत किया तो इसमें शायद आपको 0 ही मिलेगा। मतलब ये जुआ है बहुत बड़ा आर या पार वाला, और ये आपके मार्क्स को बहुत ऊपर ले जा सकता है। और इसलिए ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। नो मार्क्स फॉर गेसिंग। कंपनी ऑडिट और ऐसे भी इस चैप्टर अगर आप देखोगे तो मोस्टली इसी के सारे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैं करेक्ट इनकरेक्ट की बात कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली एम आई रेफरिंग टू, आई विल टेल यू। आई एम श्योर आप लोगों ने पेपर देखा होगा, बट मैंने ऐसा सोचा है दोस्तों कि आज पहले दिन के हमारे डिस्कशन में शुरू के 30 मिनट्स अगर हम सिर्फ किसके ऊपर भी दे दें एक तरह का ABC एनालिसिस तो भी कोई बुराई नहीं है। ये आपकी क्वेश्चनार्थ है, आप चाहे तो इसकी प्रिंटेड कॉपी फास्ट की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन PDF मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे इसमें यू विल बी एबल टू फाइंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आपको पेपर दिया है, नवंबर 2022 का पेपर यहाँ पे ऐड किया है। व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप देखिए ये 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करना होता है।
इन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड नॉर्मली सिर्फ एक आध क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों जो किससे रिलेटेड हो, अदर देन कंपनी ऑडिट और ऐसे बेस्ड चैप्टर एज इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या दूसरे कोई। अदरवाइज सारे के सारे ऐसे बेस्ड चैप्टर और कंपनी ऑडिट से आते हैं। तो देखो, अब आपके ऑडिट के आप टारगेट सेट कर लो। पहले किसी भी चीज़ को अगर अपने को पाना है तो पहले अपने को एक टारगेट सेट करना है और उसके हिसाब से काम करना है। ऑब्वियस सी बात है, अपनी पावर बैच कर रहे वाले ये सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है, कई यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतने ही नंबर्स विंडोज़ की ऐप पे और एंड्रॉयड की ऐप पे भी देख रहे हैं, मे बी मोर मे बी लेस। अगर आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यही डटे रहिए, यही टिके रहिए, यही देखिए। पहला लेक्चर हमेशा यूट्यूब पे रहता है और साथ में ऐप और विंडोज़ या एंड्रॉयड पे भी होता है, ताकि आप साथ साथ में एक्सपीरियंस कर सके और कोई प्रॉब्लम है तो ट्रबल शूटिंग हो जाए। आगे के सारे लेक्चर्स हमारी फास्ट की ऐप में होंगे, जैसे आप चाहें तो मोबाइल या विंडोज़ एक समय पर एक जगह देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस की एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, यहां अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं ये क्या है। अगर मैं वो 2-2 मार्क वाले सारे सही कर दूं, मैंने क्या कहा, पहले टारगेट सेट करो अपना। अब अगर आपका टारगेट है ऑडिट में 60 प्लस तो अपनी प्रिपरेशन अलग होगी, 80 प्लस तो अपनी प्रिपरेशन अलग होगी, 50 प्लस तो प्रिपरेशन अलग होगी। आपके ऊपर है आपको क्या टारगेट सेट करना है। मैं सजेस्ट करूंगा 60 प्लस हर कोई सजेस्ट करे, टारगेट करे, प्लान करे। एमसीक्यू में 25 मिनिमम हम स्कोर करेंगे। ये जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं 8 जो यस नो करेक्ट इनकरेक्ट यानी कि प्रोविजन और कंसेप्ट बेस्ड हैं, सिर्फ थ्योरी रट्टा वाले नहीं है। इनमें हम कोशिश करेंगे 14 में से 14 लाने की। पहला क्वेश्चन आता है आपका ये 2-2 मार्क के 8 क्वेश्चन, 7 करना है 14 मार्क्स का। हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक ऑप्शन है तो वो भले ही हमको एक आध ना भी आए तो हम 14 सही कर सकते हैं, इसमें 14 आउट ऑफ 14। अगर आपने किसी तरह से आपकी तैयारी इस लेवल की कर दी दोस्तों तो ऑलरेडी आप 39-40 मार्क्स पर आ चुके हो और अभी आपके पास पूरा पेपर बाकी है। इसका मतलब ये करने के बाद भी यू हैव 14 मार्क्स के क्वेश्चन लेफ्ट, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने। तो मैं आपको पेपर दिखा रहा था। पेपर में पहले क्वेश्चन में अगर मैं किसी तरह से 14 ले आया, विच इज़ वेरी ड्रीमी बट स्टिल इफ़ यू कुड, उसके बाद देखो बाकी पूरे पेपर में क्या होता है। तो यू हैव क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 4 और 5, कंपलसरी छोड़ के 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपका टोटल 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक और चीज़ अच्छे से समझना दोस्तों कि आपके टारगेट के हिसाब से फिर आप फोकस करना है कि आप बाकी में कितना ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि यार मैं 70-80 वाली रेंज में जाऊं तो फिर आपको जो टेस्ट होंगे सब देना पड़ेंगे। बेहतर होगा कि आप उसका इवैल्यूएशन भी ले और आप 10 दिन ऑडिट के लिए क्लास के अलावा 3 घंटे डेडिकेट कर दो। आप चाहते हो कि यार 60 प्लस है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट देके सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 3 घंटे क्लास के बाद तो दीजिए ही दीजिए और टेस्ट भी दीजिए। आप बोलते हो मैं 50 में ही खुश हूँ, तो मेरी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि शुरू के 2 टेस्ट कम से कम दे देना। मुझे मालूम है मैं कितना भी बोलूँ तुम बात के नहीं दोगे, पर शुरू के 2 कम से कम दे देना। पहले में तुमको समझ में आ जाएगा कि इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जब आंसर लिखने जाते हैं तो दिक्कतें आती है, और वो दिक्कतें जब तुम पहला टेस्ट दोगे तो तुम अगली बैच में, अपनी पूरी पावर बैच में आगे तुम्हारा ध्यान उतना ज़्यादा होगा, सेल्फ स्टडी तुम उतना ज़्यादा फोकस करके करोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रिपरेशन अपने आप अच्छी होगी, जो तुमको सेकंड टेस्ट में रिफ्लेक्ट भी। तो ये जैसा जिसकी ज़रूरत है वैसी उसकी स्ट्रैटेजी है, इस तरह से अपन तैयार करेंगे। एक आखिरी बात सुन लो हमारी ABC और स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट के लिए। इंस्टीट्यूट आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में बात करूं तो ये पहले वाले में 8 क्वेश्चन है और उसके बाद सब में 4 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल इंस्टीट्यूट को पूछने के लिए 28 क्वेश्चन है। एक तो ऐसे चिल्लर मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट आपसे, 4 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 3 मार्क, यानी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली 20 + 8 28 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें 20 में भी एक इंटरनल चॉइस आ जाती है इधर। और 29 क्वेश्चन अगर आपसे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो आप बताओ आप क्या छोड़ के जा पाओगे? कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास MCQ के अलावा आपसे 29 अलग अलग टॉपिक्स पूछने के पावर है, जिसमें आप समझ लीजिए उनके पास 13 चैप्टर है, तो वो आसानी से हर चैप्टर पे 1 या 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
प्लस प्रॉब्लम यह है कि आपने सोचा कि सर मुझे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है, थ्योरी है, याद करने में समस्या होती है। अरे व्हाई फियर व्हेन यू आर हियर। थैंक यू। तो आप अगर वो क्वेश्चन छोड़ोगे तो दिक्कत यहां पर अलग टाइप की है बच्चों। जो एग्जाम का पेपर आता है ना, उसमें ऐसा नहीं है। एकदम 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसा नहीं है कि चारों एक ही टॉपिक के आएंगे। आपको कंपनी ऑडिट बड़ा पसंद है तो एक क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का है, 2 क्वेश्चन ऐसे के और एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगले में मालूम पड़ा कि आपका एक क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का, एक क्वेश्चन ऐसे का, एक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक बैंक ऑडिट है, यानी सब मिक्स है। तो दोस्तों एक चीज समझ लो, अगर तुमको उससे मोहब्बत है तो साले से भी करना पड़ेगी, माता जी से भी करना पड़ेगी, बाबूजी से भी करना पड़ेगी। यू डोंट मैरी हर, यू मैरी हर फैमिली, यानी एक के साथ बाकी सब फ्री उस सॉरी साथ में आते। तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि मैं तो सिर्फ उस पर ही ध्यान दूंगा बाकी पे नहीं, हमें सब पे ध्यान देना है। तो दोस्तों हम अपन पूरी ऑडिट की फैमिली को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। 2 मिनट लेंगे आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। अगर आप लोगों के पास किसी प्रकार के कोई डाउट्स है बैच से रिलेटेड तो पूछिए। रही बात पढ़ने की और टॉपिक्स की, तो वो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हमारा कंपनी ऑडिट का चैप्टर विच इज कंपनी सेक्शन 139 to 148 एंड सम अदर प्रोविजंस। चलिए जी, तो अब अपन थोड़ी देर चैट में गपशप करते हैं, देखते हैं बच्चों ने क्या पूछा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग। ओके चले जी, तो चार्ट में आपको दिखा भी पा रहा हूँ, ये सारी सुविधाएं मेरे पास थोड़ी आड़ी तिरछी दिख रही है बट नेवरदलेस। हाँ जी सर, यस क्वेश्चन 3-4 मार्क का आएगा तो 0.45 याद रखना बहुत होना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखो नवंबर 22 से पहले तो इंस्टीट्यूट फ्रैक्शनल मार्किंग नहीं कर रहा था, लेकिन नवंबर 22 में करी। इसका मतलब नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्क का है तो उसमें बोलता है अगर पॉइंट्स में आंसर है और 4 से ज़्यादा भी पॉइंट है तो इंस्टीट्यूट बोलता है 1 पॉइंट का 1 मार्क। पर नवंबर 22 में उन्होंने फ्रैक्शनल मार्किंग कर दिया और अगर कहीं 8 पॉइंट है तो बोला कि आधे आधे मार्क 8 पॉइंट। तो इसके लिए ये अब अपन दावे से नहीं कह सकते कि 4-5 पॉइंट से काम हो जाएगा। मैं आपको बैच के साथ साथ गाइड करते जाऊँगा। केस बेस्ड एमसीक्यू सर क्लास के एंड में बता दीजिए। अपन तैयारी ऐसी करेंगे दोस्तों कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैं फास्ट ऐप में एमसीक्यू शेयर करूंगा। फास्ट ऐप में एमसीक्यूज ये क्या होता है? सभी लोग एंड्रॉइड अगर यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में जाके फास्ट की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको मैं एक एक्सेस दिलवाऊंगा, अगले सेशन में टेलीग्राम पे उसकी डिटेल्स दूंगा, ओपन फॉर ऑल, जिसमें आप मस्त इंटर के सारे एमसीक्यूज, आईसीआई के सारे एमसीक्यूज और प्लस मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज प्लान करके रखे हैं आपके लिए, वो सब आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास में एमसीक्यू डिस्कस करके फायदा नहीं है, कंसेप्ट सही है, फिर आप खुद प्रैक्टिस करो और इवैल्यूएट करो, देखो अपनी प्रिपरेशन का है। तो जो 1 घंटा डेली में आपको दे रहा हूँ वो यही है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना, इन सब चीज़ों के लिए। सेकंड टेस्ट में पहले टेस्ट के चैप्टर्स कवर नहीं होंगे, यानी कि सारे टेस्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को ही कवर करेंगे। पेपर राइटिंग टिप्स इसमें प्रॉब्लम होती है, वो हम टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे। अगर आप बोलोगे तो पहला टेस्ट पेपर क्लास में ब्रीफली डिस्कस भी कर लेंगे। ड्रोन चार्ट 16 का ऑर्डर किए थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको एक बार आज ऑफिस पे इमीडिएटली बात करना चाहिए। नॉर्मली 3 से 4 दिन, अनलेस कोई लोकेशन सर्विसेबल नहीं होती है तो हमें कुछ दूसरे कुरियर पार्टनर्स यूज़ करना पड़ते हैं। आप एक बार प्लीज़ बात करेंगे। आंसर्स की लेंथ क्या होनी चाहिए? आप क्वेश्चन बैंक रेफर करें, इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। कई 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं पूरे पेज में चले जाते हैं और कई 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंट ही लगते हैं। तो वजन के हिसाब से हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमें कंटेंट के हिसाब से मिलते हैं। और परफेक्ट देखने के लिए हम क्वेश्चन बैंक रेफर करेंगे तो हमको समझ में आएगा। पर्टिकुलरली पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट किस क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट करता है। क्या ड्रोन चार्ट एमसीक्यू में सही रहेंगे, स्पेशली फॉर एसेज या फिर मेन बुक? ऑब्वियस सी बात है, मेन बुक कंटेंट वाइज बहुत डिटेल्ड होगी, तो उसमें आपको जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो डिफरेंट होगी। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपने ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं उनको ड्रोन चार्ट और मेन बुक दोनों रेफर करना चाहिए। ड्रोन चार्ट से अपन रिवाइज करेंगे, आप सेल्फ स्टडी के जो 2 घंटे दे रहे हैं उसमें आप अपनी मेन बुक को क्विकली पलटा लेंगे। ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लास के बाद में ट्रबल शूटिंग आप करा लेना, इसीलिए सेशन पहला यूट्यूब पर होता है। क्वेश्चन आर्थ और चार्ट अमेंड हुए हैं क्या मई 23 के लिए? तो कोई अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने मई 23 में लागू नहीं किए हैं। आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइट में एक अमेंडमेंट का टैब है, उसमें देखोगे तो इंटर ऑडिट में कोई अमेंडमेंट लागू नहीं किए गए, तो इसलिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक में जरूर हमने क्या किया है, नवंबर 22 का एक पेपर ऐड कर दिया। कंपनी ऑडिट के लिए आपके क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं जो आपने क्लास में कराए थे, 101% आप कर सकते हैं।
इनफैक्ट क्लास में आपने जो भी किया है, फास्ट से क्लास करिए, कहीं और से करिए, आपका जो भी कंटेंट है आप उसको रेफर कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ते जाएगा आपको लगता है कि यार मैं इस पे ही शिफ्ट होना चाहता हूँ, आप इस पे आ जाओ, आपको लगता है वो सही है, साथ में यहाँ पे रिवाइज हो रहा है कंटेंट, में वही रेफर करूंगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। चले, ऐप के लिए अगर समस्या किसी को आए या नहीं आए जो भी है, तो उसके लिए एक टेस्ट सेशन आज 2 बजे रखा गया है, तो टेलीग्राम पे उसकी डिटेल दे दी जाएगी, वहां से आप आज ऐप की टेस्टिंग कर लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। अब इसी के साथ हम लोग हमारा सबसे पहला टॉपिक कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। कंपनी ऑडिट में हम प्राइमरली बात करते हैं ऑडिट कैसे होता है, नहीं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, उसका रिमूवल, उसकी रेम्यूनरेशन, उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटीज, और इन सब के साथ साथ में पेनल्टी अगर उसने कोई प्रोविजंस के कंप्लायंस नहीं किया। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना है सेक्शन 139 जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। मैं पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 या अर्लियर कंपनीज एक्ट में एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है। ये ऑडिट हम सेक्शन 141 में करेंगे, सीए इन प्रैक्टिस ही करता है। और कंपनीज एक्ट एक ऐसा नायाब एक्ट है जो कहता है कि हर कंपनी को ऑडिट करा। तो एग्जाम में तुमको कैसे भी घुमाए कि हमारी कंपनी अभी शुरू हुई है लेकिन उसने बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो रजिस्टर हो गई है लेकिन बिजनेस कब से हुआ है, क्या ऑडिट कराना पड़ेगा? यस। हमारी कंपनी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, क्या ऑडिट कराना पड़ेगा? यस। हमारी कंपनी का टर्नओवर 0 है, क्या ऑडिट कराना पड़ेगा? यस यस यस। तो दोस्तों कंपनीज ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट के पेट को पालता है, क्योंकि हर कंपनी का ऑडिट अनिवार्य है। इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है, पर हर एंटिटी का अनिवार्य है। लिमिट से 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ उससे ऊपर टर्नओवर है तो होता है। यहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, सबको कराना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो भी आपका कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ऑडिटर अपॉइंट होता है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो भी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि सबका ऑडिटर वहां पे सीएडीजी है, सीएडीजी इज द ऑडिटर फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसलिए वहां पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट सीएडीजी करता है। अगर सीएडीजी करेगा तो फिर हमारे सीए के पेट पे ढिशक्याओ मुक्के पड़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी सीएडीजी किसी पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा और बोलेगा तू ऑडिट कर, तेरे मुंह का निवाला हम नहीं छीनेंगे, तुझे ही ऑडिट देंगे, कमाने का मौका। लेकिन प्रोविजंस अपॉइंटमेंट के गवर्नमेंट कंपनी के अलग हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। तो हमें पूरा डिस्कशन 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी बाद में पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे तो समझेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। पहले हमारा डिस्कशन है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। चलिए सात्विक भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। कंपनी ऑडिट अगर आप करा रहे हो तो किसका करा रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कौन रहा है? मैनेजमेंट। तो क्या ऑडिटर भी मैनेजमेंट ही अपॉइंट कर दे? तो ये तो वैसी बात हो जाएगी कि पेपर भी आप ही लिख रहे हो, इंस्टीट्यूट ने बोला तुम ही डिसाइड कर लेना किसको चेक करना है, कौन चेक करेगा, और तुम ही अपनी कॉपी चेक करा के मार्क्स निकलवा के हमें बता देना, हम दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंट चेकिंग नहीं होगी। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रहा है और अगर ऑडिटर भी मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट शायद ना हो पाए। इस कारण से ऐसा कहा गया है कि भाई ऑडिट तो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा तो ही मतलब है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक ऐसी संस्था है जहां पैसा किसी और का है और उसे चला कोई और। तो प्यार है किसी और का, तुझे चला रहा कोई और है। तो क्योंकि मैनेजमेंट को शेयर होल्डर ने पैसा दिया है कि भाई तू मेरा पैसा चला, तू मेरी कंपनी चला, तू मुझे पैसे कमा के दे, इस कारण से
मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा और उसका ऑडिट भी करेगा तो कंपनी के शेयर होल्डर को डर होगा कि हे खुदा या खुदा, क्या पता कि उसने ऑडिट सही से किया या नहीं, या उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दी है वो रिलायबल है या नहीं। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया ऑडिटर तो हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट का ऑडिट करके रिपोर्ट करेगा कि क्या वो सब सही है या नहीं। रिपोर्ट क्या करेगा? सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। मैंने कहा यार कंपनी के शेयर होल्डर को अगर ऑडिटर अपॉइंट करता है तो शेयर होल्डर का ऑडिटर अपॉइंट करता है, यदि मीटिंग होल्ड करता। अब मीटिंग होल्ड करता कोई आसाद काम नहीं है। आजकल तो फिर भी ई नोटिस होते हैं, पहले तो आपको डाक टिकट लगा के नोटिस भेजना होता था। रिलायंस जैसी कंपनी के 75 लाख शेयर होल्डर, 5 रुपए की डाक टिकट, 2 रुपए का नोटिस, 75 लाख शेयर होल्डर को भेजोगे, 6-7 करोड़ रुपए तो आपका मीटिंग का खर्चा हो जाएगा। इतने रुपए अगर आप ऑडिटर को दे देते ताउम्र तुम्हारा ऑडिट करता, कितना बड़ा खर्चा है। हमने बोला यार लार्ज कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ज़्यादा शेयर होल्डर वाली कंपनी में मीटिंग बुला के ऑडिटर अपॉइंट करता डिफिकल्ट काम हो सकता है। तो दोस्तों सीधी सी चीज़ है, जब कोई चीज़ जरूरी है पर आपको लग रहा है कि यार उसमें खर्चा खूब हो रहा है, तो आप जुगाड़ क्या करोगे? आप बोलोगे कि यार चलो ज़्यादा तो है पर एक साथ अपन कई सारे काम निपटा लेते हैं। मतलब इसका ये है कि मैं चाहता हूं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करें, पर दैट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो मैंने एक काम किया, मैंने ये सोचा कि भाई हमें कभी सिटी जाना है, अंदर इंटीरियर में हर बार तो जाते नहीं है, कभी से जाते, तो हम क्या बोलेंगे चलो जा रहे तो एक साथ वहां के 3-4 काम इकट्ठे हो जाएंगे तो जाके कर आएंगे। बिल्कुल वैसे ही हमने बोला देखो शेयर होल्डर से अपॉइंट करवाना है ऑडिटर, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो शेयर होल्डर से कराना होती है, और हम मैनेजमेंट से नहीं करा सकते ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। दूसरा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। तीसरा डिविडेंड का अप्रूवल, ट्रांसफर टू रिजर्व। भाई इन सब में फाइनली शेयर होल्डर का अप्रूवल तो लगेगा। हमने बोला यार एक काम करते हैं ना, ये चीज़ें हमको शेयर होल्डर से करानी है। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर साल कराना है। डिविडेंड हर साल बटेगा, हर साल अप्रूव होगा। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनीज एक्ट सेक्शन 129 में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 साल के बनाना पड़ते हैं। आप मिनिमम क्या प्रिस्क्राइब टाइम है, फिक्स है, 1 साल के बनानी है। फर्स्ट और लास्ट ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और एंड छोड़ देते। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, साल में एक आम मीटिंग बुलाई लेते हैं। उस मीटिंग में अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस कर डालेंगे, बता देंगे भैया देखो ये साल भर का ये फाइनेंशियल है, एक डायरेक्टर रिपोर्ट भी बना के दे देंगे कि भैया ये परफॉर्मेंस रहा, कमेंट्री दे देंगे। वहीं पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का अप्रूवल सब कर लेंगे। तो इस कंपनीज एक्ट के इस प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ किसका? तो दिस क्रिएटेड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि इस मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस होने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना बनते हैं, इसलिए ये मीटिंग सालाना होगी। और ये आम मीटिंग है क्योंकि हर साल करना ही करना है, और इसमें ये जनरल बिजनेस डिस्कस करनी है। इस एनुअल जनरल मीटिंग को इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लिंक कर दिया गया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आप होल्ड कर दो नॉर्मली, और इसी मीटिंग में आप ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दो। तो प्रॉब्लम आई पहली मीटिंग में, क्योंकि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, उस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंतर्गत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा किए जाएंगे वो कौन ऑडिट करेगा? अगर फर्स्ट एजीएम के ऑडिटर को ऑडिट करना होगा तो फिर वो फर्स्ट एजीएम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं उसका फिर ऑडिटर अपॉइंट होके वो अगली एजीएम में देगा। तो इतना पुराना खाना कौन खाता है? कल का अखबार नहीं पढ़ा जाता हमसे आज, और आप बोल रहे हो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल बाद। तो कंसेप्ट ये बना दिया गया कि भाई फर्स्ट एजीएम में एक काम ये करते हैं कि जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेगा, वो सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट एजीएम में हमें जो ऑडिटर अपॉइंट करना है वो आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट करेगा तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कौन करेगा? तो इसके लिए हमें अलग से फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना। तो दिस ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। क्योंकि शुरुआत में जल्दबाजी होगी, कंपनी को हो सकता है समय बहुत कम हो, तो इसलिए हम शेयर होल्डर की मीटिंग बुला के ऑडिटर अपॉइंट कराने की बजाय किससे ऑडिटर अपॉइंट करवा देते हैं? लेट्स गेट इट अपॉइंटेड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर ये सिर्फ कब? जब आपको जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी है इसका मतलब आप फटाफट करोगे तो ये एक्सेप्टेबल है।
फटाफट के लिए क्या समय दे दिया 30 डेज। तो इससे प्रोविजन बना फर्स्ट ऑडिटर का, जो दिया गया सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में। इंटर में नॉर्मली सब सेक्शन लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, पर इससे इंप्रेशन जरूर पड़ता है। इसलिए आप चाहे तो एग्जाम में सेक्शन सब सेक्शन लिखें, ना लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स ना मिलने ना कटना है, ऐसा नॉर्मली इंस्टीट्यूट कहता है कि इंटर में सेक्शन नंबर कोड करना ऑडिट में एटलीस्ट बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर का प्रोविजन कहता है कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फेलिंग विच board of director will inform the shareholders who will then appoint the auditor in an extraordinary general meeting within 90 days. विदिन 90 डेज कब से काउंट होंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 30 दिन होने के बाद से, या इन्फॉर्म करने से। सीएस इंस्टीट्यूट ICSI ने क्लैरिफाई किया है कि जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे उससे 90 डेज। इन एनी केस ये जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है इसका ऑफिस फर्स्ट AGM कंक्लूड होने तक चलेगा। यानी ये वाला ऑडिटर 5 AGM वाले कंसेप्ट में अपॉइंट नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट AGM तक ही इसका ऑफिस चलता है। एक और चीज़ की गठान मान लो दिमाग में कि पूरे के पूरे कंपनीज ऑडिट में ऑडिटर का ऑफिस टेन्योर AGM से लिंक्ड है, यानी कि ऑफिस उसका कब खत्म होता है? AGM के कंक्लूजन के साथ, ना कि साल ईयर खत्म होने के साथ। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आया भी है और क्वेश्चनार्थ में आप देखोगे बुक में तो मिलेगा भी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी फॉर 1 ईयर। कमेंट और आंसर था कि ये अपॉइंटमेंट गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर को आप 1 ईयर के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, उसका अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM होगा। तो सर बात तो एक ही है ना, एक जैसी है पर एक नहीं है। लॉ है, उसे लॉ जैसे ही रखना पड़ेगा, आप अपन हल्के फुल्के में चलता है टाइप्स में नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्रॉम का मतलब होता है फर्स्ट डेट एक्सक्लूड हो जाता है, तो अगर कंपनी 1 अप्रैल को बनी है तो 30 दिन आपके 1 मई को खत्म होंगे, 1 मई तक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर। बोर्ड अगर नहीं कर पाया तो उसे इन्फॉर्म करना है मेंबर को, जो 90 डेज में EGM बुलाकर करेंगे, इसका ऑफिस फर्स्ट AGM तक चलता है। ध्यान रखना, बोर्ड जब ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो बोर्ड को मीटिंग बुला के अपॉइंट करना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर अगर कर रहे हैं तो उनको मीटिंग बुला के ही करना। शुरू के 30 डेज में ये पावर बोर्ड के पास है। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। द पावर इज नॉट विद मैनेजिंग डायरेक्टर और फ्यू डायरेक्टर। बोर्ड इस पावर को डेलीगेट भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी डेलीगेटेबल होगा तो लिखा हुआ रहेगा बोर्ड और एज द बोर्ड में डिसाइड विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। पावर में शैल लिखा हुआ है कि इनको अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड्स टू अपॉइंट द ऑडिटर। इसका मतलब है कि फर्स्ट 30 डेज में इवन शेयर होल्डर के नॉट अपॉइंट इन द फर्स्ट 30 डेज। क्वेश्चन आता है कि हमने पहला ऑडिटर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नाम रख के अपॉइंट कर दिया और आर्टिकल शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है, तो हमारा मानना है ये अपॉइंटमेंट वैलिड है। आंसर इज नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ही अपॉइंट कर सकता है 30 दिन तक। 30 दिन में नहीं हुआ तो शेयर होल्डर करे, यानी द पावर ऑफ शेयर होल्डर विल ओनली अराइज व्हेन बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट। फेल होने में इन्फॉर्म कितने दिन में करना है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर इन्फॉर्म करने के 90 दिन में EGM में शेयर होल्डर उसे अपॉइंट करें और इस ऑडिटर का ऑफिस फर्स्ट AGM के कंक्लूजन तक चलेगा। ये पूरा फर्स्ट ऑडिटर का आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, 1 पर्सन स्मॉल हर कंपनी। क्या बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है? तो एक कंपनीज एक्ट का जनरल रूल समझ लो कि कोई भी दूसरे एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वो प्रिवेल करेंगे कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट विल बिकम अ जेनरिक एक्ट। स्पेशल एक्ट वुड बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट एंड सो ऑन। तो अगर बैंक्स में बोला है कि भैया RBI के कंसल्टेशन में ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा तो फिर वहाँ के प्रोविजन वहाँ लगेंगे। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होगा, 1 AGM के लिए होगा, 3 साल 3 AGM, वो जैसा बोलेंगे फिर RBI वैसा करेंगे। यानी कंपनीज एक्ट विल नॉट प्रिवेल ओवर द अदर एक्ट, इट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द अदर स्पेसिफिक एक्ट्स। तो स्पेसिफिक एक्ट में कोई कवर है तो वो छोड़ दो, बाकी सब का यहीं पर ऑडिटर अपॉइंट होगा। अभी मैं सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कंपनी में प्रोविजन अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 139 के अंतर्गत है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है दोस्तों कि ये वो ऑडिटर है जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद अपॉइंट हो रहा है, उसके बाद सारे ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर ही। तो आप बताइए, अगर मैं खो खो खेल रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मैं अगर बैठा हुआ हूं तो मैं कब भागना शुरू करूंगा? जब कोई मुझे खो करेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑडिटर का जब ऑफिस खत्म होगा तभी सब्सिक्वेंट का शुरू। तो फर्स्ट का खत्म होगा एजीएम में, तो सेकंड का शुरू होगा एजीएम से। पर इसे सेकंड नहीं सब्सिक्वेंट बोलते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है। पर अब कह दिया गया है कि एजीएम में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होगा फॉर का 5 एजीएम्स। यानी वो फर्स्ट एजीएम से कब तक ऑफिस अपना होल्ड करेगा? कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक। पंचवर्षीय योजना, जी हाँ। तो सर ये तो बढ़िया हो गया, एक एजीएम में अपॉइंट हुए तो फिर 5 साल की अपनी जागीर ही अपने पास ही ऑडिट रहेगा, बिल्कुल। और शेयर होल्डर कभी सेकेंड एजीएम में हमें हटाना चाहे तो क्या हटा सकते हैं? तो वो रिमूवल के प्रोविजन 140 के लगेंगे। सर वो रेटिफिकेशन होता था ना कि रेटिफाई मत करो तो हट जाएगा अपने आप, अब वो सारे प्रोविजंस खत्म हो गए, यानी रेटिफिकेशन का अब कोई नियम नहीं है। तब सिंपल सा है, फर्स्ट एजीएम से उसका ऑफिस कब तक चलेगा? 6th एजीएम तक। हर एजीएम में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देते जाएगा, उसको डिस्कस करते जाएंगे। 6th एजीएम में ऑफिस खत्म। क्या फर्स्ट ऑडिटर को ही फर्स्ट एजीएम में रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर अनदर 5 एजीएम्स? यो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अगर वो इच्छुक है, क्वालिफाइड है। आगे अपन पढ़ेंगे क्वालिफाइड कब होता है, कर सकते हैं। ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा एजीएम में, क्या इसका कोई प्रोसीजर है क्या सर अपॉइंट करने का? हाँ ऑफ कोर्स होगा। ये प्रोसीजर दिया गया है रूल 3 टू द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। जब हमें सेक्शन नंबर याद नहीं रखने तो रूल नंबर कहाँ याद रखना? फिर भी रूल 3 कहता है कि जब भी आप ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट करना चाह रहे हो, यानी कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, हालांकि फर्स्ट ऑडिटर वगैरह में भी ये नियम फॉलो किया जाता है, बट प्रोविजन लॉ में 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो ही लगता है। तो कहते हैं कि भाई ऑडिटर किसे अपॉइंट करना है ये डिसाइड कौन करेगा। तो अगर आपके यहाँ पे ऑडिट कमेटी है तो वो बोर्ड को रिकमेंड करेगी, नहीं तो फिर बोर्ड खुद ही डिसाइड करेगी। ऑडिट कमेटी ने सपोज रेकमेंड किया कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट ऑडिटर हो कौन? स्विट्टे स्विट्टे स्विट्टे, हमें ऑडिटर चाहेगा। बोर्ड ने बोला वाह बोर्ड वाह, क्या चॉइस है आपकी, मान गए। आपकी पसंद और आपकी पार की नजर दोनों को, हमें भी स्विट्टे चाहिए। तो भैया ओ स्विट्टी से तो पूछ लो। तो फिर हमें स्विट्टी से जाके एक रिटर्न सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है दोस्तों, बंदियां मुकर जाती है, कई बार पलट जाती है। सर बंदे पलटते बात मत करो, वी विल कम टू दैट टॉपिक समटाइम्स लेटर। तो स्विट्टी के पास जाके अब एक रिटर्न सर्टिफिकेट लेता है कि हे स्विट्टी, अगर हम तुम्हें ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो बताओ सबसे पहले क्या तुम क्वालिफाइड हो ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए? क्वालिफाइड किस पे? अरे सीए एक्ट पे, कंपनीज एक्ट पे, जो भी क्वालिफिकेशन जहां पे भी लगती है, क्या तुम वहां पे क्वालिफाइड हो जाती है? तो सर्टिफिकेट के क्या कंटेंट्स हो गए? रूल 4 में दिए गए, और रूल 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट भी 4 हो गए। हा, बहुत ही खराब था। कहते हैं इंडिविजुअल या फर्म जिसे भी आपको अपॉइंट करना है उससे पूछना है भाई तू डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है कंपनीज एक्ट में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, या कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 में स्पेसिफिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो पहले तो तू ये ट्रू एट फैक्ट ट्रू डिस्क्लोजर देगी तो डिस्क्वालीफाइड तो देगी। सिटी ने बोला नो नो आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड। फिर हमने बोला कि सिटी तुम्हारे पास लिमिट तो है ना? सिटी ने बोला लिमिट में? हमने बोला अरे गुंजाइश है ना, हमारे लिए थोड़ी जगह है कि नहीं? हमने बोला ऑडिट ही करना है ना। हमने बोला हाँ 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 सॉरी ऑडिट की बात करें। तो क्या होता है दोस्तों, अनगिनत ऑडिट नहीं कर सकता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब पढ़ेंगे आगे सेक्शन 141 में, एक ऑडिटर को कंपनी में 20 ऑडिट ही करने की परमिशन होती है विद सब एक्सेप्शंस। हमें उससे पूछना होगा कि स्विट्टी 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 अगर तुझे अपॉइंट किया तो तेरा क्या अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट होगा? प्लस अगर वो बोलती है हाँ भैया हमारा तो इस पर लिमिट होगा, हमने बोला भैया अब हम क्या करेंगे? हम मुद्दे की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है फिर एक काम करो, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हमारा। हमने बोला अच्छा तुम ये भी चेक कर लो कि अब तुम्हें अपॉइंट करेंगे तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में सब चीज़ अप्लाई हो रही है था तुम्हारे हिसाब से। तो द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट विल बी एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। ये उससे ही रिटर्न पे कंफर्म कर लीजिए, तो वही लिख देगी कि भाई वी विल डू द ऑडिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्टफ लाइक दैट। और फिर उससे ये भी पूछ लो भैया तो बोल ही दिया है तो फिर खुल के ही बात करो। हम पूछ लेंगे भैया तुम्हारे अगेंस्ट में कोई कोर्ट वोर्ट में केस वेस तो नहीं चल रहे, कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस तो नहीं चल रहे? किससे रिलेटेड? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, कोई सीए गलती करता है तो सीए इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। नफरा एक पार्टी होती है वो लेती है, कई लोग ले सकते हैं। तो इससे पूछ ले कि भाई तेरे अगेंस्ट में कोई इस तरह का एक्शन तो नहीं चल रहा है।
एग्जाम पे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऑडिटर से रिटर्न सर्टिफिकेट पे क्या क्या चीजें लेती है, तो आप बोलेंगे रूल 4 ऑफ द कंपनी ऑडिट, द ऑडिटर रूल्स हैज 4 पैटर्न्स। क्या 4 मुद्दे हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने को पूछता है डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, क्वालिफाइड तो है तू, लिमिट तो है तेरे पास। फिर वो भैया बोलेगी तो हम बोलेंगे हाँ तू ही चेक करके बता दे प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अनुसार अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा, और तेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस तो नहीं चल रहे। ये चीजें आपने उससे सर्टिफिकेट पे ले ली, और उसने अगर सर्टिफिकेट दे दिया यानी कि वो एक तरह से देखा जाए तो एलिजिबल है और विलिंग भी है, तो उसकी विलिंगनेस कंफर्म करके हम क्या करेंगे, हम शेयर होल्डर के सामने एजीएम में जब नोटिस देंगे तो उसमें नाम रख देंगे कि इन दिस फर्स्ट एजीएम वी प्रपोज टू अपॉइंट स्विट्टी एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ एज द सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 एजीएम। ये सिंपल सा प्रोसेस होगा। फिर एजीएम में जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाएगा, हमें आरओसी को भी इत्तला करना पड़ेगी कि हमें स्विट मिल गई है, तो वो इत्तला करने के लिए हमें आरओसी को एक सर्टिफिकेट, इनफैक्ट एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे कहते हैं EDT1। तो हम ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे स्विट्टी बताइए शेयर होल्डर ने आपको कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, और आरओसी को बता देंगे स्विट्टी हमारी हो गई, हमारी हो गई, हमारी हो गई। आरओसी को कितने दिन में बनाना है? 15 दिन में। आईएफएससी कंपनी के केस में 30 दिन है। तुम्हारे कोर्स में आईएफएससी वाले प्रोविजन सच नहीं है तो तुम इग्नोर करोगे तो चलेगा। ये होता क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है जिनमें जो अदर देन लिस्टेड कंपनी होती है उनको कंपनीज एक्ट में कई रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। अब ये तो कब था, जब ऑडिट कमेटी अगर आपके यहाँ पर है तो उसने रेकमेंड बोर्ड को किया, बोर्ड ने मान लिया, आगे चले गए। पर सपोज ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड स्विट्टी को नहीं किया। ऑडिट कमेटी कैसे, आप समझ रहे हो? दे डू नॉट बिलोंग टू जनरेशन जेड, दे डोंट बिलोंग टू द मिलेनियंस, दे बिलोंग टू द ओल्ड बेबी सिटिंग पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये बोले कि हमें ऑडिट किसे अपॉइंट करना है, हम फर्स्ट ऑडिट अपॉइंट करना चाहेंगे सीता देवी को। बोर्ड ने बोला सीता देवी इज नॉट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड, वी डोंट वांट हर एज द ऑडिटर। उन्होंने बोला नहीं बेटा, ओल्ड इज गोल्ड, एक्सपीरियंस मैटर्स। तो वो सीता देवी को प्रपोज कर रहे हैं टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। बोर्ड को नहीं जम रहा है। आप बताइए, बोर्ड उनको बोलेगा कि भैया हमारी रिकमेंडेशन स्वीटी है, स्वीटी नहीं तो सिल्की ले, देखो क्षमा, ये अभी क्या कर रहे हो सर? तो ये आपस में डिस्कशन करेंगे, पर अगर बात आपस में नहीं बनी तो फाइनली चलेगी किसकी? बोर्ड की। यानी एक चीज समझ लो दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, क्योंकि जो ऑडिट कमेटी होती है अपन आगे डिस्कस करेंगे उसका सिर्फ सुपरवाइजरी या रिकमेंडेटरी रोल होता है। यानी ऑडिट 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 कमेटी 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 सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है। यानी बोर्ड वो है जो अपन है, दोस्त सुनते सबकी पर करते हैं अपनी। हालांकि अगर ऑडिट कमेटी के सुझाव को हम नहीं मानेंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं बोर्ड रिपोर्ट में ऐसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेंगे कि क्यों हमने उनकी बात टाली। पर एक चीज समझो, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार बोर्ड है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग भी बोर्ड की है, ऑडिट कमेटी से कंसल्टेटरी कमेटी। तो इस कारण से फाइनली रिकमेंडेशन फिर बोर्ड की ही जाएगी और शेयर होल्डर्स को उसी में से ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। रिटर्न सर्टिफिकेट भी उसी से लिया। तो ये पूरा प्रोविजन है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोविजन कब लग रहा है? जब आपके यहाँ पे ऑडिट कमेटी है। अगर आपके ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो डेफिनेटली फिर रिकमेंडेशन कौन करेगा? सीधे बोर्ड ही कर देगी। तो ये आपका प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कैसे 139(1) में ऑडिटर का चुनाव करके उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा और कैसे EDT1 फाइल किया जाएगा। शेयर होल्डर उसे 5 AGM के लिए अपॉइंट करेंगे, यानी फर्स्ट AGM के कंक्लूजन से उसका ऑफिस शुरू होगा और 6th AGM के कंक्लूजन तक उसका ऑफिस चलेगा। ये हो गया हमारा कौन सा ऑडिटर अपॉइंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कितने समय के लिए? फर्स्ट AGM से 6th AGM। तो सेकेंड AGM में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और कुछ नहीं होगा, कोई रेटिफिकेशन वगैरह नहीं, सब बढ़िया चलते रहे। फिर सर 6th AGM में क्या होगा? क्या गजब सवाल पूछा। तो हमने स्विट्टी को फर्स्ट AGM में ऑडिटर अपॉइंट किया, उसका ऑफिस 6th AGM तक चला, 6th AGM तक वो हमारी ऑडिटर रही और 6th AGM में अब हम स्विट्टी को रीअपॉइंट करना चाहते। आप बताइए दोस्तों, क्या ये रीअपॉइंटमेंट चलेगा? ऐसा कहते हैं दोस्तों कि दो लोग लंबे समय तक अगर साथ रहते हैं तो हो सकता है कि साथ रहने से कुछ बात बन जाए। दोस्तों अच्छी बात नहीं होगी कि ऑडिटर और मैनेजमेंट
कई समय तक एक ही रहे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं लग जाए, और हम नहीं चाहते कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे कोई आ जाए। तो फेमिलियरिटी थ्रेट एक थ्रेट होती है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर ऑडिटर लंबे समय तक ये एंटिटी को ऑडिट करेगा तो दोनों एक दूसरे से इतने वाकिफ हो जाएंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि फिर उनकी ऑब्जेक्टिविटी हट जाएगी, उनकी आंखों के सामने एक पर्दा डल जाएगा, उनकी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। इस कारण से दोस्तों ऑडिटर को बदलना चाहिए। तो प्रोविजन इसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया सबसेक्शन 2 में विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जिसको अपन डिस्कस। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 कहता है कि सारी लिस्टेड कंपनी में और बचे हुए में स्पेसिफाइड कंपनीज में ऑडिटर को रोटेट करना होगा। तो ये लोग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर इंडिविजुअल को किया था तो उसकी एक टर्म 5 एजीएम वाली हो गई, तो और अगर फर्म को किया था तो 2 टर्म अगर उसकी 5 साल वाली हो गई। यानी एक इंडिविजुअल को फर्स्ट से कितनी एजीएम तक आप अपॉइंट कर सकते हो? चलो जल्दी से बताओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? वन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? टेल मी। मैक्सिमम how many years? 5 years? 5 AGMs? Or 10 years? Or 10 AGMs? बात हाई है, बात हाई है, बात हाई है। मैंने आपको एक पोल शेयर करी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। दिस इज दैट पोल, इफ यू कैन सी। ओ, परसेंटेज भी आने लग गए, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इट्स ओके, सेट कर देंगे उसको। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा आप, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया मेजॉरिटी ने, इट इज 5 AGMs और नॉट 5 years। लॉजिक समझिएगा, पहले कहा दी गया है ये सब। गाइस हेलो, रोटेशन के प्रोविजन हर कंपनी पे नहीं लगते, स्पेसिफाइड कंपनी पे लगते। जित पर लगते हैं उनमें कहा गया है कि अगर आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप सीए फर्म, यानी कि जिसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटर को ऑडिटर अपॉइंट करते हो, तो आप उसको 5 साल के लिए देगी 5 AGM के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। एक्चुअल में 5 AGM भी सही आंसर है 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स या 5 AGMs। यानी कि अगर आपने किसी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया सिल्की को, उसका पहला साल हो गया फर्स्ट AGM तक का ऑफिस, फिर फर्स्ट AGM में जब मैं उसे अपॉइंट कर रहा हूं तो मैं उसे 5 AGM के लिए कर सकता हूं, क्योंकि लॉ ने कहीं ये नहीं लिखा है कि आप ऑडिटर को 5 AGM के लिए अपॉइंट कर सकते हो। वो बोला है एक टर्म ऑफ 5 AGM होने के बाद आप उसे दोबारा रीअपॉइंट नहीं करो। तो फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, तो अगर आपको 1 साल की टर्म के लिए अपॉइंट किया था फर्स्ट ऑडिटर के केस में, ऐसे ही होता है, तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। यानी वो 1-1 साल वाली टर्म सारी अवॉइड कर दो। तो इसका मतलब इफेक्टिवली स्वीटी 6 AGM का ऑडिट कर गई। कैसे? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया 1 AGM के लिए, फिर वो एलिजिबल थी फर्स्ट AGM में, उसे हम 5 AGM के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, पर सर अभी तो आपने बोला 5 AGM मैक्सिमम है, तो 1 हो गए तो 4। आगे सुनो, 5 AGMs इन 1, यानी एक टर्म ऑफ 5 साल के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, फिर ये अपॉइंट नहीं करेंगे। पर अगर आप फर्म हुए तो फिर आपको एक और टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया जाए। आया सबको समझ में? यानी ध्यान रखना, वो जो 1-1 साल वाली टर्म कैजुअल वैकेंसी या फर्स्ट ऑडिटर की होती है उसका कोई वास्ता नहीं है। रोटेशन में हमें कौन सी वाली टर्म सिर्फ काउंट करनी है? जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर AGM में 5-5 AGM वाली टर्म के लिए अपॉइंट हो रहा है, उन टर्म्स को देखना। तो सही आंसर अगर इस पोल का देऊं तो सही आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर वुड बी
that an auditor can be appointed for. If he is individual, then one term of 5 consecutive years, that is 5 AGMs, and firm, then 2 terms of 5 consecutive years each, yani 5 AGMs each. Hence, in this individual 1 year term will not be counted. पहला point. दूसरा, क्योंकि ये प्रोविजन सारी कंपनियों पे नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि आप सोचो प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, इनमें ऑडिटर आपको हर 5 AGM बाद भी बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग सालों साल से एक ही ऑडिटर रखते हैं और ये इतनी बड़ी कंपनियां भी नहीं है कि कंपनी लॉ इनको ज़्यादा परेशान करे. तो इसके लिए बोला गया है कि रोटेशन के प्रोविजन सिर्फ ही कोई कंपनी पे लगते हैं. कौन सी? तो सारी लिस्टेड कंपनी पे लगेंगे और इसके अलावा कुछ और कंपनीज के ऊपर लगते हैं. तो सवाल ये उठता है कि भाई रोटेशन के प्रोविजन और इसके अलावा कौन सी कंपनी पे लगते हैं. रूल 5 में. रूल 5 में कहा गया है कि अगर आप 1 पर्सन या स्मॉल कंपनी है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप ये नहीं है तो अगर आप पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल भले ही इन दोनों लिमिट से कम है लेकिन उसकी पब्लिक से बोरोइंग 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, और बोरोइंग विल बी सीन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ऑल ऑफ देम, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर रोटेशन के नियम लगेंगे. ध्यान रखना, ये प्रोविजन आपको चेक कब करना है. दिस प्रोविजंस आर टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी एजीएम की तारीख. तब बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि क्या ये प्रोविजंस एंड है या और है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है ये प्रोविजन और है. और प्रोविजंस का मतलब है कि इनमें से एक भी लिमिट अगर फुलफिल हो गई तो काम एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी. तो अगर मैं कहता हूं कि एक अनलिस्टेड कंपनी है ए लिमिटेड विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 25 crores and borrowings of 20 crores, whether rotation provision will apply on the date of appointment. ऐसा है, क्या रोटेशन के प्रोविजन इसके ऊपर लगेंगे या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है. बताइए. whether rotation provision would apply. अनलिस्टेड कंपनी ए लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ और बोरोइंग्स, ये भगवान जल्दी बताओ, बोरोइंग 20 करोड़. हेलो 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 हेलो, क्या प्रोविजन आपके ऊपर लगेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे शेयर किया गया. लेट्स सी क्या बोल रहे हैं बच्चे. अरे यार ये क्या, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लगेंगे. सही दिया है जवाब, यस पे 83% का जवाब है और ये सही है. क्यों है? क्योंकि हमें कोई भी लिमिट चेक करना है, एनी लिमिट है, ना कि दोनों होना कंपलसरी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो गई, देन इन दैट पर्टिकुलर केस भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे. बोरिंग्स फिर हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर द सिंपल रीजन की है और प्रोविजन. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. अनलिस्टेड कंपनी हैज पेड अप कैपिटल 20 करोड़ एंड पब्लिक डिपॉजिट बोरिंग of 15 crores or let's say 45 crores. क्या रोटेशन के प्रोविजन इस पर्टिकुलर कंपनी पे लगेंगे? यस, नो और
कांट से, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ, देखिएगा। चलिए, शाबाश बेटा, वेरी गुड, गुड आंसर, वेल डन। तो मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया, यानी तैयारी अब बढ़िया चल रही है आपकी। द आंसर इज यस लग जाएगा। कुछ लोगों ने बोला इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, इसलिए कांट से है। उसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है। अब आप देखो, 20 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल पे प्रैक्टिकली प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता है, पर पब्लिक पे लग जाता है। पर ये बताया नहीं है कि ये कंपनी पब्लिक या प्राइवेट, शायद इसलिए कुछ ने बोला है कांट से। पर अगर उसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए 45 करोड़ के, तो भले ही उसके डिपॉजिट्स 50 करोड़ से कम है, पर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, इसका मतलब है कि वो अपने आप पे क्या हो गई, इसका मतलब क्लियर है कि वो पब्लिक कंपनी हो गई, क्योंकि वही पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, क्योंकि उसके 20 करोड़ से, इसका मतलब उसके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाए। चलिए, इसी के साथ आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो, या कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बारीकी से पढ़िएगा, कैजुअली मत पढ़िए। एक प्रॉब्लम कई बच्चों को कई बार आती है, सर कई जगह मोर देन इक्वल टू होता है, कई जगह मोर देन होता है, कई जगह लेस देन इक्वल टू होता है, कई जगह लेस देन होता है। सर कोई तरीका बताओ ना जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, बहुत मुश्किल होता है, याद रखो। तो इसका कोई फिक्स रूल तो नहीं है, पर मैं आपको एक चीट कोड देता हूँ, एक जुगाड़ की टेक्निक। किसी को बताना मत, अपने बीच की सीक्रेट है। जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में किसी चीज़ को बताया या इंक्लूड किया जाता है तो इक्वल टू शामिल किया जाता है, पर अगर एक्सक्लूड किया जाता है तो उस केस में इक्वल टू शामिल नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे प्रोविजन ये नहीं कह रहा है कि इन पे रोटेशन नहीं लगता है या ये एग्जम्प्ट है रोटेशन से। इनफैक्ट प्रोविजन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कि इन पर्टिकुलर एंटिटीज पे रोटेशन लगेगा। तो बोल रहा है सारी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन 1% स्मॉल कंपनी, जो अगर पब्लिक है तो इतना, प्राइवेट है तो इतना, ऑरेंज है तो इतना, तो लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके ऊपर रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी कैन सिंपली से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इक्वल टू वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड। चलिए, तो आई होप दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू कि क्या है मुद्दा और क्या है इसका मतलब। ओके, इसी के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं किस पे। तो दिस काइंड ऑफ डिस्कसेस, सॉरी, रोटेशन की प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी किन कंपनी पे होगी। अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करूँगा, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, बोरिंग्स में क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, वो सारी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप एक बार ये गुरु ज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हो, ये ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट जरूर कर दीजिए। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अब चेंज हो गई है, 2 करोड़ की बजाय ये 4 करोड़ हो गया है, और 20 करोड़ की बजाय ये 40 करोड़ हो गया है। आपके आईसीआई के मॉड्यूल में ये डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की नहीं दी है, कंपनी लॉ के मॉड्यूल में दी है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको अमेंड भी नहीं किया। बट क्योंकि मैंने नोट्स में यहाँ पे दे रखा है तो इसलिए आपको बता देता हूँ, ये 4 और 40 हो गया है, ये एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अब 4 करोड़ रुपए या उससे कम है, एंड उसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है। इन कंपनियों पे कभी भी रोटेशन के नियम लागू नहीं होंगे। इसकी और भी कुछ कंडीशंस होती है, वो सब आप कंपनी लॉ में देखते हैं। 1% कंपनी क्या होती है, वो सब आप कंपनी लॉ में देखते हैं। चलिए, ये सब आपको चेक करना ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे ये लिमिट अगर एप्लीकेबल नहीं है, फिर भले ही बाद में एप्लीकेबल हो जाए, तो रोटेशन के नियम फिर अगली बार जब ऑडिटर अपॉइंट होगा तब लगेंगे, अभी इस बार तो नहीं लगे। तो ये रूल 5 बताता है रोटेशन किस पे लगेगा। अब हमने बोला कि ऑडिटर को आप अपॉइंट करोगे फर्स्ट एजीएम में टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, 6th एजीएम में टिल 11th एजीएम। पर रीअपॉइंटमेंट हो पाएगा प्रोवाइडेड रोटेशन के प्रोविजन नहीं लग रहे। रोटेशन के प्रोविजन किनके ऊपर लग जाएंगे, तो इंडिविजुअल है तो जैसे ही उसकी 1 टर्म 5 की पूरी होगी, और फर्म है तो जैसे ही उसकी 2 टर्म 5 की पूरी।
तो इनके ऊपर रोटेशन के पीरियड प्रोविजन लगेंगे, तो फिर ये कितने साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे? आजीवन नहीं, 5 साल तक। तो उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। तो अगर आपकी कंपनी में रोटेशन लगता है और आपके ऊपर रोटेशन के नियम अगर लग गए तो फिर आप कूलिंग पीरियड में चले जाएंगे। तो प्रोविजन क्या कहता है रोटेशन का कि इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फर्म के केस में 2 टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर हो गए, तो आप रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ कितने साल के लिए? 5 साल। यानी ऐसा हो गया कि जैसे यूएस में होता है ना कि आपका प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो वो चुनाव 2 बार लड़ सकते हैं, और अगर वो 2 बार जीत भी गए तो उसके बाद में फिर वो कूलिंग में चले जाते हैं, फिर वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर चाहे तो वो 4 साल बाद वापस लड़ सकते। हालांकि वो चुनाव के रिलेटेड है, पर आप रिलेट कर सकते हो कि ऑडिट में ऐसा क्या प्रोविजन है। तो मैंने एसवीटी का ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में 6th एजीएम तक किया। अब क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो, और मेरी कंपनी पे अगर रोटेशन लग रहा है तो मैं 6th एजीएम में वापस अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा। कितने साल के लिए उसको? तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ऑडिटर 5 एजीएम के लिए होगा, तो ये 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगी। 5 साल बाद 11th एजीएम में क्या मैं वापस से एसवीटी को ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूँ? ये तो सीधी सी बात है कि जैसे ही मैंने स्वीटी को फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया, उसका ऑफिस 6th एजीएम में खत्म हो गया। हम तो चाहते थे स्वीटी ऑडिटर हो, पर स्वीटी ऑफ ऑडिटर हो नहीं सकती है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट उसके ऊपर रोटेशन के प्रोविजन लग गए, तो 5 साल तक वो कूलिंग में चली गई। तो सीधी सी बात है स्वीटी क्या करेगी? सर स्वीटी एक सिंपल सा काम करेगी कि स्वीटी ऑडिटर किसे अपॉइंट करवा देगी? अपनी किसी जान पहचान की व्यक्ति। तो स्वीटी ने कहा कि अरे चिंता मत करो, हमारी छोटी वाली है ना शमा, हम उसे ऑडिटर अपॉइंट कर दें। शी इज ऑल्सो एज गुड एज मी एज एन ऑडिटर। हमने बोला चलो शमा को ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं। स्वीटी शमा, शमा स्वीटी। तो इसके लिए आप ऐसा अगर करने लग गए तो दोस्तों ये तो वो वाली बात ही हो जाएगी कि खेलने के लिए हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं पर एक ही पाले में दोनों हैं। यानी शतरंज की बाजी में काला घोड़ा भी मेरा, सफेद भी मेरा। ऐसा ना हो, इसके लिए कहा गया है कि कूलिंग पीरियड के प्रोविजन सिर्फ रिटायरिंग ऑडिटर पे ही नहीं लगेंगे, इसके अलावा 3 और एंटिटीज के ऊपर लगेंगे। तो सबसे पहली बात, रोटेशन के प्रोविजन जो होते हैं जिसमें कूलिंग पीरियड लगता है, एक तो वो रिटायरिंग ऑडिटर पे लगता है, पहला। दूसरा, कोई भी ऐसी फर्म जिसका पार्टनर कॉमन है किसके साथ? रिटायरिंग फर्म के साथ, उस फर्म को भी आप ऑडिटर अपॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह है कि रिटायरिंग फर्म है सपोज एबीसीएन कंपनी, उसको मैंने 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया, 5-5 एजीएम की पूरी हो गई। मुझे अभी भी उसी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी सीएफएम को अपॉइंट कर देता हूं, उसमें भी बी और सी पार्टनर। तो बीसीडीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, दोनों की सेम देखा जाए तो ओनर्स टाइप के। इसके लिए बोल दिया गया है कि डेटा अपॉइंटमेंट पे जो रिटायरिंग फर्म में पार्टनर है, अगर उसका एक भी पार्टनर जिसे आप अपॉइंट कर रहे हो उस फर्म में पार्टनर अगर है तो आप उसे अपॉइंट भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कूलिंग पीरियड के प्रोविजन किस पे लगते हैं? जो रिटायरिंग फर्म है उसके साथ साथ हर वो फर्म में जिनमें रिटायरिंग फर्म का कोई भी पार्टनर वहां पार्टनर। तो सेकेंड प्रोविजन क्या कहता है कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर विद द पार्टनर्स इन द फर्म whose tenure has just expired in the immediately preceding year will be appointed for a period of 5 years. Even then go for cooling. Okay. Hello. और सपोज ऐसा है कि हमारी जो प्रीवियस फर्म थी जिसको हमने ऑडिटर अपॉइंट किया वो थी एबीसी एंड कंपनी। इसकी 2 टर्म पूरी हो गई। अब मैं अपॉइंट कर रहा हूं CDRN कंपनी को, और सी यहां से रिजाइन कर चुका। तो अब CDRN कंपनी में जो सी पार्टनर है, ही इज नॉट अ पार्टनर इन एबीसी जो हमारी पुरानी फर्म थी। अब वो वहां पार्टनर नहीं, तो कोई कॉमन पार्टनर नहीं बचा। तो ऐसे तो फिर हम यही करेंगे, एक फर्म को अपॉइंट करेंगे, उसको कंटिन्यू करना है तो वहां से हटवा के उससे नई फर्म बनवा लेंगे और उसमें हम ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। तो इसके लिए बोला गया है कि अगर वो पुरानी फर्म में साइनिंग पार्टनर था तो वो नई फर्म को डिस्क्वालीफाई कर देगा। साइनिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है दोस्तों?
फिर डिफाइन तो नहीं किया गया है, तो शायद अपन ये मान सकते हैं कि उसने पिछले सालों में किसी भी साल में अगर क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी के साइन किए हैं, तो फिर उस केस में वो फॉर्म भी डिस्क्वालीफाई। तो अगर एबीसी में सी साइनिंग पार्टनर था, तो पिछले 10 साल में हमारी कंपनी का एक भी साल अगर सी ने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, देन इन दैट केस सीडीआर भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो फिर आप सीडीआर को भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाओगे, भले ही ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दोनों कॉमन पार्टनर। तो इसके लिए प्रोविजन कहा गया है कि कोई भी ऐसी फर्म जहां पे साइनिंग पार्टनर हु वाज इन चार्ज इन ऑडिट ऑफ द फर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजाइन कर देता है और वो ज्वाइन कर लेता है दूसरी फर्म को, तो वो दूसरी फर्म भी इनएलिजिबल होगी, पर ये भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे आपको चेक कर। एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीए फाइनल में पूछा हुआ है, इंटर में भी पूछा जा सकता है। फाइनल में आया था तो खूब तहलका मचाया था इस क्वेश्चन ने। एक लिस्टेड कंपनी let's say had AB, C and company auditor for 2 terms, now appoints let's say XY and company. C later resigns and joins XY. क्या ये ओके है? Yes, there is no problem. Has no common partner. Yes, no problem. Yeah, not okay. Appointment invalid. या फिर हम बोलते हैं कि not okay. Auditor to leave office or vacate office. बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बताओ। क्वेश्चन ये रहा सबके सामने, बताओ दोस्तों। क्या कहना है आपके? सॉरी यार, देखिए तो आप देखो यहाँ पे देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया बेटा, आज तो बहुत सही जा रहे हो तुम। पूरी उम्मीद है अब मुझे कि आग लगा दो कि तुम लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है तुम्हारी, क्योंकि मेजॉरिटी ने सही दिया। आपको मैं एकदम बता चुका हूं दोस्तों कि ये सारे प्रोविजन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक करने और बात की डेट में नहीं देखने। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे नियम क्या कह रहा है? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर एक तो रिटायरिंग को नहीं कर सकते जिसका टर्म पूरा हो गया, दूसरा वो फर्म को नहीं कर सकते जिसमें कॉमन पार्टनर है, तीसरा कोई पुरानी फर्म का छोड़ के इस फर्म में पार्टनर बन गया है तो इस फर्म को भी नहीं कर सकते। पर ये क्वेश्चन चौथी चीज की बात कर रहा है कि पुरानी फर्म का कोई पार्टनर नई फर्म में ना तो आज पार्टनर है कॉमन, या वहां से छोड़ के यहाँ अभी पार्टनर ज्वाइन हुआ है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे, तो अपॉइंटमेंट वैलिड हो गया। फिर 1 महीने बाद पुरानी फर्म का एक बंदा छोड़ के यहाँ पर आ गया, तो टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि प्रोविजन में साफ साफ लिखा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक करना है, बाद नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? यस, नो। तो द करेक्ट आंसर इज यस, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और फाइनल में जब एग्जाम आया था तो क्वेश्चन आया था तो यही आंसर सही था। हालांकि इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेट आंसर ये दिया था कि अगर ऑडिट फर्म को लगता है
कि उस पुरानी फर्म के पार्टनर का हमारी फर्म में आ जाने से कहीं हमारी इंडिपेंडेंस पे फर्क पड़ता है, तो फिर ऑडिट फर्म वो ऑडिट छोड़ सकती है, वेकेट कर सकती है अपना ऑफिस, अगर उसे लगता है इंडिपेंडेंस उसकी अफेक्टेड हो रही है। ऐसा कंडीशनल आंसर दिया था उन्होंने। आप चाहें तो ये लाइन ऐड कर सकते हो कि अगर हमें लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी तो हम विकेट कर सकते हैं। तो ये तीसरी फर्म है जो कूलिंग में चली जाएगी, और चौथा इंडिविजुअल और फर्म जो सेम नेटवर्क को बिलोंग करे। तो सेम नेटवर्क इन्होंने जान करके डिफाइन नहीं किया, इन्होंने बोला सेम नेटवर्क का मतलब है ऐसे नेटवर्क्स जहाँ पे सेम ट्रेड नेम या सेम ब्रांड नेम या सेम कॉमन कंट्रोल है। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? The meaning for this is very simple. The meaning is that मतलब इसका बड़ा आसान है। सेम नेटवर्क का मतलब है या तो कॉमन ब्रांड नेम है, जैसे कि डेलॉयट नाम की, EY नाम की बहुत सारी फर्म, या कॉमन ट्रेड नेम है, दुनिया जानती है ट्रेड मतलब कि मार्केट में, ट्रेड में सबको पता है ये एक ही है, शमाज बेटी अलग अलग नहीं है, बहनें अलग अलग फर्म बना रखी है बस। तो सेम नेटवर्क, या जिनमें कोई कॉमन ऐसे देखा जाए तो कंट्रोल है, तो आप उसे भी नहीं कर पाओगे, किसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाओगे, सेम नेटवर्क वाले को भी कूलिंग में डाल देंगे। कितने समय के लिए? 5 AGM के लिए। ठीक है, ये सारे प्रोविजन डेटा अपॉइंटमेंट पे चेक करना। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी फॉर्म का एक बार 5 साल का ब्रेक हो जाए तो फिर उसने पहले कितने भी साल ऑडिट किया उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 5 साल के कूलिंग के बाद हर फॉर्म वापस से एलिजिबल हो जाएगी, उसे ऑडिटर बाद में अपॉइंट किया। तो ये आपके प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। ट्रांजिशनल प्रोविजन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कंपनीज एक्ट नया आया था तब इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो पूरी तरह से। सबसेक्शन 2 का पूरा डिस्कशन हो जाता है आपका रोटेशन का। सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फटाक से बता देता हूँ। मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सीए फर्म को जिसका नाम है अर्नस्ट एंड यंग। अर्नस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया मैंने ऑडिटर, सीए फर्म थी तो उसको फर्स्ट एजीएम में 6th और 6th एजीएम में 11th एजीएम तक ऑडिटर अपॉइंट किया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद चेंज कर दूंगा, बढ़िया है। पर फर्स्ट एजीएम से लेके 6th और 6th से लेके 11th 11 एजीएम तक अर्नस्ट ने, जो उनका वन ऑफ द पार्टनर है, उसी ने ये पूरा ऑडिट किया है और इसकी रिपोर्ट साइन कर। तो नॉर्मली एक फर्म में एक ऑडिट में एक एंगेजमेंट पार्टनर एलोकेट किया जाता है जो जिम्मेदार होता है उस पूरे ऑडिट को हैंडल करने के लिए। अर्नस्ट ने ही 10 साल तक ऑडिट किया है। तो आप बताइए क्या ये ठीक है? तो सबसे पहली बात, कंपनी लॉ बोलता है हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर अर्नस्ट ही 10 साल तक ऑडिट करे तो चलेगा। अगर ये बात मेंबर्स को पसंद नहीं है तो कंपनी के मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करते समय ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ऑडिट पार्टनर रोटेट करना। इसका मतलब कि अगर कंपनी चाहे तो बोल सकती है कि भाई हर 5 एजीएम के बाद आप अपना ऑडिट पार्टनर चेंज कर देना, फर्म नहीं, फर्म में जो पार्टनर इस ऑडिट को हैंडल कर रहा है वो चेंज कर। मतलब आया आपको समझ में? ये बिल्कुल वैसी बात है कि भाई आपने शादी करी है तो ठीक है, जहाँ शादी हुई है वहीं हुई है। जब भी आप शादी के बाद जाते हैं घर पे तो जो साली नंबर 2 है वही आपको ग्रीट करती है। हमने बोला यार ये नहीं चलेगा, हमें साली नंबर 3 भी कभी कभी ग्रीट करे। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिट फर्म में पार्टनर को आप चेंज करें एक फ्रीक्वेंसी में। कौन बोलेगा? मेंबर्स बोलेंगे। जरूरी है क्या? नहीं। लॉ बोलता है क्या? नहीं। पर बोलने का ऑप्शन दिया है कि हाँ, किसको? मेंबर्स। हालांकि अपने कोर्स में एक SQC1 है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, जो कहता है कि लिस्टेड कंपनी हो अगर आप, तो कंपलसरी है कि सेम एंगेजमेंट पार्टनर 7 साल से ज्यादा तक साइनिंग पार्टनर या एंगेजमेंट पार्टनर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेंबर्स चाहें तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि एक ऑडिट फर्म जिसे उसने अपॉइंट किया उसका ऑडिट पार्टनर या टीम चेंज होना चाहिए इस समय में। वो चाहे तो ये भी चाह सकते हैं कि एक से ज्यादा जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट होंगे, यानी एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट होगा और वो ऑडिट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 में कहा गया है कि लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको पार्टनर 7 साल में एक बार तो बदल लेंगे। यानी 7 एजीएम के ऑडिट या 7 साल के ऑडिट हो गए, फिर नया पार्टनर लाओ। नया पार्टनर मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट से किसी को नया पार्टनर बनाना है। हमारी फर्म के किसी और पार्टनर को बोलेंगे यार अब तू देख ले, एक ही एक आदमी रोज काम नहीं करेगा। आया भाई? समझ में आया? हेलो 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 हेलो। तो ये आपका प्रोविजन है, ये आपका।
कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सबसेक्शन 3, और ना ही सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, जो सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो चाहे तो रूल्स बना सकती है। मतलब कल दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमें और रोटेशन के नियम बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कुछ करने हैं, तो सारे पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो और रूल्स बना सकती है। अभी तक तो ऐसे कोई अलग से रूल्स बनाए नहीं है। हालांकि ये सब जो प्रोविजंस अपन ने रोटेशन के पढ़े हैं, ये सारे प्रोविजन रूल 6 में दिए गए। ऐसे भी रोल नंबर याद नहीं रखने हैं। इसी के साथ हमारा रोटेशन का प्रोविजन भी पूरा कंप्लीट। अब आप बताइए, इसके साथ आपको कोई डाउट है रोटेशन में तो फटाक से पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते। कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते। इस दौरान मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जब तक मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पोल में पूछा है, ट्राई करें अगर आप दे सकें तो। चलिए सर, कोई फॉर्म अगर कंटिन्यूस 3 एजीएम तक ऑडिट किया फिर ऑफिस विकेट किया तो कूलिंग पीरियड कितने टाइम का होगा? कूलिंग लगेगा ही नहीं बेटा। ये कूलिंग पीरियड तभी लगता है जब आपने टर्म पूरा किया है। तो बीच में ही आपका ऑफिस खाली हो गया और कोई और ऑडिटर आ गया तो आपका ये वाला कूलिंग पीरियड वाला टर्म नहीं लगेगा। यानी कि आपके पास वापस से पूरी 5 एजीएम 10 एजीएम का टर्म जीवित हो जाएगा। वो सब इंटरप्रिटेशन इश्यूज है, उन सब में अपन अभी नहीं फंसेंगे। ये सब एग्जाम में जो आता है अभी अपन वही फोकस करके पढ़ेंगे। ये सब अपन क्लास में डिस्कस करते थे पॉसिबिलिटी। मैंने बोला है कि एक कंपनी है, स्मॉल कंपनी, जिसने ऑडिटर मिस्टर एक्स को 10 एजीएम के लिए अपॉइंट किया है, चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत बढ़िया, मैंने पोल लिए, क्वेश्चन नहीं पूछा है, यानी कि आपका इस पे ओपिनियन पूछा। तो दोस्तों, अगर आपने एक साथ 10 एजीएम के लिए उसको अपॉइंट कर दिया, जो कि क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, तो ये गलत है। एक स्मॉल कंपनी एक इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट करेगी अगर एजीएम में, तो 5 एजीएम के लिए ही करेगी, पर उसे फिर रीअपॉइंट कर सकती है 5 एजीएम और के लिए, फिर कर सकती है 5 और के लिए। पर वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने आज इस ऑडिटर को 50 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। मेरे भाई एक चीज समझना, सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस में एग्जाम्पशन है नहीं। सबसेक्शन 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑडिटर अपॉइंट फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक। एक्सेप्शन किसके लिए है? कि रोटेशन के नियम आपके ऊपर, कुछ कंपनियों के ऊपर। तो एक बार दोबारा बड़े काम की चीज आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कोई लफड़ा और लोचा नहीं होना चाहिए। आपको इसलिए वॉइस नोट भी दे रहा हूं मैं एक टेलीग्राम के ग्रुप पे ही। प्लीज रिमेंबर, नाउ every company will appoint auditors in AGM for next 5 AGMs, whether it is one person company, small company, or a private or a public company on which provisions of rotation are applicable or not applicable. Appointment AGM में would be for next 5 AGMs only. यानी कि अगर एक 1 person कंपनी फर्स्ट एजीएम में 10 एजीएम के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर देती है तो ये अपॉइंटमेंट गलत है। अगर वो फर्स्ट एजीएम में 1 एजीएम के लिए ऑडिटर अपॉइंट करती है तो भी अपॉइंटमेंट गलत। अगर वो 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट करती है तो भी ये अपॉइंटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्लियर है कि हर कंपनी एजीएम में नेक्स्ट 5 एजीएम्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेगी to hold office till the conclusion of 6th AGM if the first AGM is the auditor appointment AGM. सबसेक्शन 2 कहता है कि कुछ एंटिटीज पे रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे और नहीं लगेंगे, तो उन एंटिटीज में ऑडिटर जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है वो 6th एजीएम में रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं, उसके लिए फिर रोटेशन के प्रोविजन लगे। अगर आपकी एंटिटी पे रोटेशन के प्रोविजन नहीं लगते हैं तो नंबर 1, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो 5-5 एजीएम के लिए ही होगा, पर उसके रीअपॉइंटमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पर अगर आप पे रोटेशन लगते हैं तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5-5 एजीएम के लिए ही होगा, लेकिन उसके रीअपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। Once again, conclusion is there is no exception to section 139 subsection 1. There are exceptions to provisions of rotation. तो आई होप ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में कोई लफड़े लोचे मत करके आ जाना। तो 1 पर्सन कंपनी ने 5 एजीएम के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया, बहुत बढ़िया। 1 एजीएम के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया अपनी एजीएम में, नहीं चलेगा, वो फिक्स है। किसी ने बोला है ब्रेक वाला प्रोविजन समझा दो। बेटा ब्रेक का मतलब है कि अगर आपकी
5 साल तक आप किसी भी फर्म में अगर ऑडिटर नहीं हो तो फिर उससे पहले आपने कितने भी साल का ऑडिट किया हो उन सबसे कोई मतलब, यानी आपका कूलिंग पीरियड 5 साल का है। जैसे ही 5 साल पूरे हो गए तो आपको एक नया जीवन मिल गया। ये ऐसा है कि आप कैंडी क्रश खेल रहे हो और आपने कोई गेम या कोई पर्टिकुलर लेवल पार नहीं किया तो आपके ऊपर 5 मिनट का कूलिंग पीरियड आ गया। 5 मिनट तक ऐड देखते रहो, उसके बाद गेम वापस से चालू होएगा। उसके बाद आपने जो पहले गड़बड़ करी थी वो सब जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस से आप फ्रेश शुरू कर सकते, वैसी वाली बात है। ठीक है। इन सब के अलावा हो सकता है कि मैंने ऑडिटर को अपॉइंट किया एजीएम में 5 एजीएम के लिए, पर कमबख्त तो बीच में ही छोड़ गया या डेथ हो गई। ध्यान रखना, एक पार्टनरशिप फॉर्म में 5 पार्टनर थे, ABCD और अमर। हमने अमर को ऑडिट दिया था, वो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर था। तो ऑडिट हमने किसको दिया था? CA फर्म को। उसमें अमर हमारी कंपनी का ऑडिट कर रहा था। अमर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कैजुअल वैकेंसी हो गई, क्योंकि फर्म अभी भी जिंदा है, कोई भी दूसरा पार्टनर। तो प्रोपराइटर अमर को अगर मैंने ऑडिट दिया था और उसकी डेथ हो गई तो फिर डेफिनेटली बात क्या है कि फिर उस केस में हमारा ऑफिस का टेन्योर खत्म। वैकेंसी कहलाएगी। तो वैकेंसी कब आती है? जब ऑडिटर बीच में डिस्क्वालीफाई हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो वेकेट हो जाएगा ऑफिस। ऑफिस वेकेट होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ना कोई ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा टू कंटिन्यू दी ऑडिट और कंप्लीट दी। तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? तो भाई ये तो अर्जेंसी वाली सिचुएशन है। तो अर्जेंसी जब भी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक चीज का रट्टा लगा लो, कंपनी लॉ में हर जगह जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है ना तो 30 दिन का ही है कंपनी ऑडिट में। तो वैकेंसी आने के 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे। बस अगर ऑडिटर रिजाइन करके गया है तो बहुत सीरियस मैटर है। तो फिर बोर्ड 30 डेज में अपॉइंट करेगा और फिर शेयर होल्डर को रेकमेंड करेगा, और शेयर होल्डर को रेकमेंड करने के बाद शेयर होल्डर को विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड इस ऑडिटर का अप्रूवल करना होगा या अनऑथराइज कर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड रेकमेंड करेगा या अपॉइंट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, और शेयर होल्डर 3 महीने के अंदर अंदर उसे अप्रूव कर दे। नहीं करना है तो फिर किसी और को अपॉइंट करें। ध्यान रखना, कैजुअल वैकेंसी वाले जो भी ऑडिटर होते हैं इनका ऑफिस सिर्फ अगली एजीएम तक चलेगा। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया सीता देवी को, इन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया सेकंड एजीएम में पहले साल का, थर्ड एजीएम में 2 साल का। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो अभी भी हमारी फर्म में सीता देवी का जो टर्म था वो 1st to 6th एजीएम था। अभी 3 एजीएम ही हुई हैं। तो जो वैकेंसी फिल होगी ना वो ऑडिटर 4th एजीएम तक ही अपॉइंट होगा, ना कि 6th एजीएम। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑडिटर और वैकेंसी इन दोनों केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सिर्फ अगली एजीएम तक होता है। और फिर सीता देवी सपोज चली गई तो फिर हमने क्या किया? हमने राधा को ऑडिटर अपॉइंट किया। राधा को ऑडिटर अपॉइंट किया अगली एजीएम तक। फिर अगली एजीएम में क्या मैं राधा को 5 एजीएम के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूँ? यस, क्योंकि रोटेशन वगैरह के जो भी नियम है वो सब क्या होते हैं, वो जो 5-5 वाली टर्म है उसमें देखे जाते हैं। 1-1 साल वाली टर्म पूरी तरह से इग्नोर की जाती है। किसी ने पूछा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? बेटा चैट में देखो, एक पिंड चैट दिखेगी तुमको ब्लू कलर के ऊपर ही, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहां से तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और तुम ज्वाइन कर सकते हो। पिंड कर रखी है वो चैट, पिंड। कूल, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसके साथ मैंने आपको किसके प्रोविजन करा दिए? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के सारे प्रोविजन हो गए। ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बातें गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले किसे गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी कहते हैं? दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी वो है, गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसका 51% से अधिक पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, individually or in combination. And remember, subsidiary of a government company is also a government company. पेड अप शेयर कैपिटल की जगह अगर आपकी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर है तो फिर वोटिंग पावर के 51% से ज्यादा चेक किया। क्वेश्चन आता है एमपी गवर्नमेंट के पास 30% है, यूपी गवर्नमेंट के पास 30% है, एक ही कंपनी का शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल, तो माना जाएगा वो गवर्नमेंट कंपनी है। यानी इंडिविजुअली किसी एक के पास वो जरूरी नहीं है, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी अकेले या मिला जुला के 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो गई तो दोस्तों आपका ऑडिटर C&AG है, तो C&AG को भी कंपनी ऑडिटर CA अपॉइंट करना। फर्स्ट ऑडिटर C&AG कितने दिन में अपॉइंट करेगा? तो सीधी सी बात है कि 60 डेज दे दो उसको, क्योंकि बोर्ड के पास 30 दिन है। ये तो थोड़ा अकेला आदमी है, कितना देखेगा।
और इसके सब तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसको साड़ देना। इसे पता कैसे पड़ेगा? तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बोर्ड की जवाबदारी होती है कि बोर्ड सीएनडीजी को इन्फॉर्म करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि भैया हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अपॉइंट करना है ऑडिटर। सीएनडीजी नहीं कर पाए तो जैसे ही 60 दिन खत्म हो उसके अगले 30 दिन में बोर्ड कर दे, 30 दिन ही होता है। और अगर बोर्ड नहीं कर पाए तो फिर वो शेयर होल्डर को इंटीमेट कर दे, जो 60 डेज में ईजीएम बुला के फर्स्ट एजीएम तक का ऑडिटर अपॉइंट करे। इसके बाद ऑडिटर हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? सीएनडीजी ही करेगा। कितने समय में करेगा? तो सीएनडीजी तो कोई मेंबर है नहीं, इसलिए एजीएम में अपॉइंट नहीं करेगा, तो वो अपना कब करेगा? साल शुरू होने के 180 दिन में। नहीं किया तो क्या होगा? 180 दिन बहुत बड़ी लिमिट है, करना ही पड़ेगा। पेनल्टी लगेगी या नहीं? सीएनडीजी पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। तो ये अपॉइंट कब तक के लिए होगा? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। यानी यहाँ पे वो 5-5 एजीएम वाला फंडा नहीं लगता है, रोटेशन के फंडे भी नहीं लगते हैं, इसका ऑफिस अगले एजीएम तक चले, क्योंकि सीएनडीजी अपने रोटेशन के अलग प्रोविजंस देता है, वो अलग से बताता है कि इसको ऑडिटर रोटेट करना है नहीं करना है। और इन सब के अलावा अगर कभी की वैकेंसी आ गई सीएनडीजी के ऑडिटर में, वेकेट हो गया उसका ऑफिस, तो हर केस में वैकेंसी सीएनडीजी 30 दिन में फिल करेगा। नहीं हो पाई तो फिर अगले 30 दिन में बोर्ड करेगा, फिर वो रेजिग्नेशन के कारण हो और एल्स। तो गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन अपने आप में बहुत ही सिंपल है। समरी सुन लो फटाक से। नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर 30 days from date of registration board shall appoint, failing which will inform the members within 90 days. Member in EGM will appoint. 90 days to be counted from date of intimation as clarified by ICSI. Auditor's office continues till conclusion of first AGM. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अगली 5 एजीएम्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, एंड देन फिर अगली 5 एजीएम के बाद यानी 6th एजीएम में अगली 5 एजीएम टिल 11th एजीएम। इसमें रोटेशन कूलिंग पीरियड के प्रोविजन लग सकते हैं। अगर बीच में ऑडिटर का ऑफिस वेकेट हो गया, वैकेंसी का मतलब है टर्म पूरी होने से पहले ऑडिटर का ऑफिस खाली हो जाना, तो उस केस में वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अनदर ऑडिटर हु विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ जस्ट नेक्स्ट एजीएम। लेकिन अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण है तो फिर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर अपॉइंट करके शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने के 3 महीने में शेयर होल्डर को अप्रूवल देना या नहीं देना। ये ऑडिटर भी अगली एजीएम तक ही अपना ऑफिस कंक्लूड कर देगा। और गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर 60 days में सीएनडीजी, फेलिंग विच नेक्स्ट 30 days में बोर्ड, फेलिंग विच दे विल इन्फॉर्म द मेंबर विद इन 60 days इन ईजीएम विल अपॉइंट। ये एकमात्र जगह यहाँ पे मेंबर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा एजीएम में सीएनडीजी ही करेगा 180 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एजीएम में नहीं होगा। और वैकेंसी रेजिग्नेशन या कोई भी केस है 30 days में सीएनडीजी फिल करे, नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 days में बोर्ड करे। हर केस में सीएनडीजी का ऑडिटर का ऑफिस अगले ऑफिस यानी अगले एजीएम खत्म होने तक ही कंटिन्यू रहेगा, और फिर अगली एजीएम में वापस से अपॉइंटमेंट होगा। तो एवरी ईयर देयर विल बी एन अपॉइंटमेंट। रोटेशन वगैरह के प्रोविजन कंपनी लॉ के यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सीएनडीजी के अपने रोटेशन के नियम होते हैं। चलिए दोस्तों, सब कुछ क्लियर है? अरे लक्ष्य भाई, हाँ तुझे टेलीग्राम पे भी बता दिया है, कल नहीं है, अगली क्लास मंडे होगी। चलो, तो ये अपना प्रोविजन हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब इसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन है वो देखते हैं, और वो है सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 9 बाद में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 10, जो कहता है किसी कारण से अगर एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ
तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसी का ऑफिस कंटिन्यू होगा। मतलब इसका ये है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कभी हो सकता है ना कि एजीएम हुई और उसमें ऑडिटर अपॉइंट नहीं। हाँ सर, तो ऐसा माना जाता है कि उस बंदे का, क्योंकि ऑफिस एजीएम टू एजीएम चलता है और ये एजीएम हो गई पर उसमें ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एजीएम हुई नहीं है, यानी इसलिए बोला गया है पिछले ऑडिटर को ही ऑडिट कंटिन्यू करना है। ध्यान से सुनो, मेरी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिसने रोटेशन के नियम लग रहे हैं, जिसने एक फर्म को ऑडिटर अपॉइंट 5 एजीएम के लिए, फिर रीअपॉइंट किया 5 और एजीएम के लिए, फिर रोटेशन के नियम लग गए तो अब उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो किसी और को रीअपॉइंट कर, सॉरी किसी और को अपॉइंट कर रहे थे, पर एजीएम में शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया और एजीएम कंक्लूड हो गई, ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ, क्योंकि जिसे प्रपोज किया गया था वो पर्टिकुलरली प्रपोज्ड ऑडिटर का रेजोल्यूशन पास नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो इस केस में कहा जाएगा नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ये पहला एग्जाम्पल हो गया नो ऑडिटर का। दूसरा एग्जाम्पल, आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, मालूम पड़ा वो डिस्क्वालीफाइड था, अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल वेयर नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन एजीएम। तीसरा केस, सपोज आपने एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया रिटर्न सर्टिफिकेट लेने के बाद, और फिर उसके बाद जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट हो गया आपने उसे इन्फॉर्म किया और आरओसी में आप एडीटी 1 फाइल कर रहे थे, तो ऑडिटर ने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, फीस बहुत कम दी है, या आपने बहुत लेट कर दिया, हमने दूसरे ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी। तो इस केस में ये नहीं माना जाता वो रिज़ाइन कर रहा है, यहाँ पे भी यही माना जाएगा कि ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हो सकता है कि ऑडिटर अपॉइंट ही ना हो और एजीएम कंक्लूड हो जाए। तो ऐसे केस में अब मैं क्या करूँ? तो प्रोविजन कहता है कि प्रीवियस ऑडिटर विल कंटिन्यू। अब सर पहले वाले एग्जाम्पल में तो वो जो फॉर्म थी जिसकी 2 टर्म पूरी हो गई है, तो वो कैसे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वो तो कूलिंग में चली गई। नहीं, सबसेक्शन 10 में कहा गया है कि वही कंटिन्यू करेगी। हम ये मानेंगे कि भैया एजीएम कंक्लूड ही नहीं होती तो भी ऑडिटर कंटिन्यू करता है, क्योंकि ऑडिटर का ऑफिस 1-2-3 साल के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एजीएम टू एजीएम। तो आप सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर 11th एजीएम टाइम पर होती ही नहीं और सीधे 12th ईयर में 11th एजीएम होती, तो डेफिनेटली फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या होता, ऑडिटर का ऑफिस चलते रहता। तो ऑडिटर ऐसा नहीं है 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है 5 एजीएम के लिए, तो हम मानेंगे कि इस केस में उसका ऑफिस कंटिन्यू। तो रोटेशन कूलिंग वगैरह से प्रोविजन कुछ नहीं लगेंगे। सबसेक्शन 10 कहता है कि अगर एजीएम में एक भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है तो प्रीवियस ऑडिटर कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट एजीएम तक, फिर नेक्स्ट एजीएम में आप ऑडिट करो। थोड़ा सा अजीब प्रोविजन है पर ऐसा ही है। तो सर ऐसे तो कंपनी फिर जान करके एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करेगी ताकि पिछला ही कंटिन्यू करते रहे। कर सकते हो आप ऐसा, अगर आपको करना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अजीब सी बात है, आप नज़रों में आ जाओगे, पब्लिक इमेज में आ जाओगे, न्यूज़ में आ जाओगे, एंड नॉट फॉर गुड रीजन। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, फिर वो कैजुअल वैकेंसी हो या फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट, हर केस में आप ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन जरूर लोगे, हालांकि करोगे आप अपनी मन की। तो ये आपका क्या डिस्कशन हो जाता है, दिस इज बेसिकली योर डिस्कशन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 11, इसी के साथ सेक्शन 139 कंप्लीट है। बढ़िया हो गया दोस्तों। 139 बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन था, मस्त कवर कर लिया। एक सब सेक्शन 9 इसका बाकी हो बाद में देखेंगे। अब आते हैं अपन सेक्शन 140 पे, ये भी पढ़ा है। क्या कहता है सेक्शन 140? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान लगा के सुनना, छोटा है बहुत बड़ा नहीं है। इसमें टोटल अपन बात करने वाले हैं 3। पहली बात करेंगे ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, उसे नहीं करना ऑडिट। तो ऑडिटर बोल रहा है आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई वांट टू रिजाइन। रिजाइन कब करना चाह रहा है? ऑब्वियस सी बात है, उसकी टर्म पूरी नहीं हुई और वो छोड़ के जाना चाह रहा है, दैट इज रेजिग्नेशन। कर सकता है क्या? सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 और 3 में कहा गया है कि अगर ऑडिटर कभी भी रिजाइन करना चाहता है उसकी टर्म पूरी होने से पहले, तो देखो, एक तो क्या होता है कि आपको 5 एजीएम के लिए अपॉइंट किया, 5 एजीएम पूरी हो गई, फिर आपको रीअपॉइंट करने वाले थे तो आपने मना कर दिया, बोले यार मुझे नहीं करना एक्सेप्ट, तो ये रिजाइन नहीं है, आपकी टर्म पूरी हुई, अब आप रीअपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते। तो इसके लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 बनाया गया है, जो बोलता है रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट एजीएम। तो जो पिछला ऑडिटर है उसको ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है एजीएम में, प्रोवाइडेड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड ही इज नॉट गिवन अ रिटर्न नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंट।
तो ये बात तय है कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर ने राइटिंग में मना कर दिया है कि भैया मुझे नहीं करना वापस से रीअपॉइंट, मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर बात अलग है, फिर आप उसे रीअपॉइंट नहीं करोगे, अदरवाइज तो आप कर सकते। पर उसे अगर नहीं करना है तो वो राइटिंग में नोटिस देते। ये रेजिग्नेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि टर्म पूरी हो गई। रेजिग्नेशन कब होता है? जब टर्म पूरी नहीं हुई है और आप उसको रिजाइन करें। यानी इसके दो एग्जाम्पल होंगे। फर्स्ट एजीएम में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, 3 महीने बाद ही आपकी इच्छा है रिजाइन करने की, तो आप रिजाइन करो, ये प्रोविजन लगेगा। या फर्स्ट एजीएम में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया और सेकंड एजीएम में आपने ऑडिट रिपोर्ट दी और सेकंड एजीएम में रेजिग्नेशन भी दे दी कि अब थर्ड एजीएम से मैं ऑडिट नहीं करूंगा, तो ये भी रेजिग्नेशन कहलाएगा क्योंकि आपकी 5 एजीएम की टर्म पूरी नहीं हुई। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप यूँ समझ लो भैया हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया 5 साल के लिए, अगर वो 2 साल बाद बोल रहे भैया मुझे नहीं रहना प्रधानमंत्री, तो फिर ये रेजिग्नेशन। पर 5 साल पूरे होने के बाद उन्होंने बोला मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो ये रेजिग्नेशन नहीं है, अब ऑब्वियस सी बात है उनकी जगह कोई लड़े। तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप करो, पर आपको आरओसी को इत्तला करना पड़ेगी विथ रीजंस कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो, और रीजंस देने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा ADT 3। कितने दिन में? 30 दिन में। अगर आप इत्तला करना भूल गए तो पेनल्टी लगेगी। कितनी? 50,000 रुपए या रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। बाप रे, इतनी सारी! यही नहीं है, इसके बाद 500 रुपए पर दिन लगती रहेगी। कब तक? टोटल 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी आप पे इसमें लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 2 लाख में 50,000 भी आ गया। हाँ, तो ADT 3 आप फाइल करोगे, नहीं किया तो इस पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? इट विल बी पनिशेबल विद फाइन 50,000 और रेम्यूनरेशन। तो अगर आपकी रेम्यूनरेशन 2 लाख है तो 50,000 ही लगेगी। आपकी रेम्यूनरेशन 20,000 है तो 20,000 ही लगेगी, प्लस जितने दिन चलेगा उतने दिन 500 रुपये पर डे, सब मिला के टोटल। ये आपका प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू क्या? रेजिग्नेशन। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो ध्यान रखना आप C&AG को भी इन्फॉर्म। यानी ये प्रोविजन जो आप पढ़ रहे हो ये गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों पे लागू है। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी पे, सबके। ओके, तो ये रेजिग्नेशन है, सिंपल है। नॉन रीअपॉइंट, इसका क्या मतलब है दोस्तों? नॉन रीअपॉइंटमेंट का मतलब है कि मैंने रीअपॉइंट नहीं किया। तो फर्स्ट एजीएम में मैंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एजीएम में मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया था, अवेंजर्स एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है इनको। इसका ऑफिस 6th एजीएम तक चला। अब रीअपॉइंट किसे कर सकते थे? अवेंजर्स एंड कंपनी को। उन्होंने राइटिंग में मना नहीं किया है, वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है, ना कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है कि उसको हटाओ। तो मैं रीअपॉइंट अवेंजर्स एंड कंपनी को कर सकता था, बट वी वांट नॉट टू रीअपॉइंट देम, तो हम उन्हें रीअपॉइंट नहीं करना, पर हम किसी और को अपॉइंट, वी डोंट वांट टू रीअपॉइंट देम, बट हम अपॉइंट करना चाहते हैं शक्तिमान इनको, भारतीय अवेंजर, अकेला ही काफी। आप बताइए, ये वैसा ही हो गया कि भाई अमेरिका में बिडेन प्रेसिडेंट है, उनकी टर्म एक्सपायर हुई, he was eligible to be reappointed for the next term, but the country does not wants to reappoint him, suppose। ऐसी सिचुएशन में ये नहीं माना जाएगा कि उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसका टर्म खत्म हुआ तो बोलना ये चाहिए वो रीअपॉइंट नहीं हुआ। और देखा जाए तो सही मायने में आपने उसको हटाया तो है, क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल था, फिर भी उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिला। इसे कहते हैं नॉन रीअपॉइंटमेंट। प्रोविजन कहता है कि भाई देखो, अगर कोई बंदा एलिजिबल है तो क्या अवेंजर्स एलिजिबल है?
ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अभी इनके ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के रोटेशन के नियम नहीं लगे हैं क्योंकि अभी एक टर्म ही हुई है ऑफ 5 years कंप्लीटेड। एक्चुअली 5 AGM होना चाहिए पर लॉ में 5 years लिखा, एक ही टर्म हुई है तो ये एलिजिबल है, इन्होंने राइटिंग में मना भी नहीं किया, डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये कैसे होगा, ये फिर स्पेशल नोटिस के थ्रू। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू प्रपोज टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज ऑल। मतलब क्या हुआ इसका, स्पेशल नोटिस बेसिकली मेंबर्स देते हैं ओरिजिनल मीटिंग से पहले, जिनके पास 1% ऑफ पेड अप कैपिटल या 5 लाख कुछ भी इन इसमें है। अब आप समझो दोस्तों कहानी क्या है। मुद्दा इसका ऐसा है कि अगर एवेंजर्स एलिजिबल थे ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिमाग नहीं लगाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छठी एजीएम में उन्हीं को प्रपोज कर दे रीअपॉइंट करने के लिए। बोर्ड कुछ नहीं कर सकती है, बोर्ड को करना है तो फिर उसे हटवाना पड़ेगा, वो अपन पढ़ेंगे आगे रिमूवल। शेयर होल्डर के पास ही पावर है कि जो एलिजिबल है उसको भी रीअपॉइंट नहीं करके किसी और को करना है तो वो सजेस्ट कर सकता है। तो स्पेशल नोटिस कौन देता है, मेंबर्स देते हैं, इसको कंपनी को, बोर्ड को, कि भैया ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये स्पेशल नोटिस ओरिजिनल मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले आना चाहिए, 7 दिन पहले सर्कुलेट होना चाहिए, और फिर उस केस में मीटिंग में वो स्पेशल नोटिस से रिलेटेड जो बिजनेस है वो डिस्कस किया जा सकता है। तो क्योंकि स्पेशल नोटिस मेंबर ही दे सकते हैं, ये प्रोविजन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बंदा एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए वापस से, जो पहले भी ऑडिटर था और अभी भी है, तो फिर उसी को बोर्ड करती जाएगी रीअपॉइंट जब तक वो एलिजिबल है, एक्सेप्ट अगर स्पेशल नोटिस आया है इसकी तरफ से मेंबर्स, तो ही किसी और को प्रपोज किया जा सकता है। ऐसे केस में ये जो ऑडिटर है अवेंजर्स, इसके पास रिप्रेजेंटेशन राइट भी होंगे। क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशन राइट? रिप्रेजेंटेशन राइट में क्या होता है, अगर कोई ऑडिटर को बीच में हटाया जाता है या टर्म पूरी होने के बाद, लेकिन एलिजिबल था रीअपॉइंटमेंट पर नहीं करके हटाया जा रहा है, उसके पास पावर है कि वो अपने वक्तव्य एक रिटर्न स्टेटमेंट में दे सकता है जो एजीएम के नोटिस के साथ सर्कुलेट होंगे। अगर उसने लेट दिए तो अलग से होंगे, और तब भी नहीं सर्कुलेट कर पाए तो फिर एजीएम में वो रीड आउट करेगा और उसकी एक कॉपी आरओसी के पास जाएगी, जिसमें वो ये बता सकता है कि भाई मैं एलिजिबल था, मेरी विलिंगनेस थी रीअपॉइंटमेंट की, पर कंपनी ने नहीं चुना, कोई दिक्कत नहीं। ताकि ऐसा ना हो कि कंपनी उल्लू बना दे शेयर होल्डर को और बोले कि अरे इसकी खुद की इच्छा नहीं थी रीअपॉइंटमेंट लेने की इसलिए हटा रहे, इसलिए उसको मौका दिया। तो ये मौका इसको भी होगा, भले ही इसको हटाया नहीं जा रहा है, रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा, पर ये बोल सकता है। ये आपका प्रोविजन है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू क्या, नॉन रीअपॉइंटमेंट। नॉन रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं रखता, कृपा करके याद रखें। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉन रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल नोटिस लगता है, और स्पेशल नोटिस ओरिजिनल मीटिंग के 14 दिन पहले आना चाहिए, बाद में। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूं दोस्तों कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक पर्टिकुलर कंपनी है और उस पर्टिकुलर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया, मैंने किसी को ऑडिटर अपॉइंट किया, और वो ऑडिटर की छठी एजीएम पूरी हो गई, फिर 6th एजीएम में सपोज फॉर एग्जांपल मैं उसी को रीअपॉइंट कर रहा था क्योंकि एलिजिबल था, फर्म थी, तो मैं अवेंजर्स को ही रीअपॉइंट कर रहा हूं, पर अब लोगों ने मना कर दिया, शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, उन्होंने बोला हमें भारतीय चाहिए, हमें फिरंगी अवेंजर्स नहीं चाहिए, वी वांट टॉलीवुड, वी वांट टॉलीवुड। तो सपोज 6th एजीएम में शेयर होल्डर्स ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं हम अवेंजर्स को ऑडिटर नहीं चाहते क्योंकि एजीएम तो आपको बुलाना पड़ेगा। अब आप क्या करो, तो एक लॉजिक आता है कि मीटिंग को एडजर्न कर दो, एडजर्न मीटिंग में फिर मेंबर से स्पेशल नोटिस मंगा के किसी और को प्रपोज कर दो और एडजर्न मीटिंग में उसको करा दो अपॉइंट। सॉरी, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल नोटिस ओरिजिनल मीटिंग से पहले आना चाहिए, एडजर्न में नहीं आ सकता। तो आप फिर एजीएम कंक्लूड कर दो बिना ऑडिटर अपॉइंट हुए, और जैसे ही एजीएम कंक्लूड हुई बिना ऑडिटर अपॉइंट हुए तो हो जाएगा नो ऑडिटर अपॉइंटेड, तो जो प्रीवियस ऑडिटर है वही कंटिन्यू होगा, यानी कि अवेंजर्स ही अब छठी एजीएम तक ऑडिटर कंटिन्यू होंगे। 6th एजीएम में फिर आप वापस किसी और को चाहो तो प्रपोज करो स्पेशल नोटिस लाके ओरिजिनल मीटिंग से पहले, या फिर आप रिमूवल पे
तो ये प्रोविजन है नॉन रीअपॉइंट। अगर आपको लगता है कि भाई हमने रिप्रेजेंटेशन के अधिकार दिए किसको, सीए को, और उसने मिसयूज कर लिया, क्लास में अपन चतुर्वेदी वाली बात पढ़ते थे कि लाइन ने चतुर्वेदी एलिजिबल थे, 34 साल से उनको ऑडिट कर रहे थे, फिर भी उनको हटा दिया कि भैया अब इन्हें अपॉइंट नहीं करना। तो चतुर्वेदी जी ने माइक थामा और बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। इतने से थे धीरू भाई पहली बार आए थे, ये उंगली थमाई थी हमारी। क्या क्या नहीं किया हमने धीरू भाई के लिए, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसने पहनाया? चतुर्वेदी। जब भी उनकी कोई पारिवारिक समस्या आती थी कौन निदान करता था? चतुर्वेदी। आपके रिलायंस के कितने सारे फ्रॉड किसने पर्दाफाश होने से बचवाए? चतुर्वेदी। टैक्स किसने बचवाया आपके रिलायंस का शुरुआती दिनों? चतुर्वेदी। और आज ये भाई लोग हमें निकाल रहे हैं, जो भाई भाई का नहीं हो सका वो क्या मेरा होगा? अरे छोड़ मुकेश, मुझे नहीं काम करना, मैं छोड़ रहा हूँ रिलायंस को, लेकिन शेयर होल्डर भाई हो आपको नहीं छोड़ूंगा। आपको कोई भी सेवाएं चाहिए, जीएसटी कंसल्टेंसी, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, चतुर्वेदी हाजिर फुल। नंबर नोट करें आप लोग व्हाट्सएप का 9200079000, इस पे आज ही संपर्क करें, सारी सेवाएं आपके लिए प्रदान करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हाँ, आज धीरू भाई ऊपर से एजीएम देख रहे होंगे तो बारिश जरूर होगी, रोंगे जरूर धीरू भाई, क्योंकि आज रिलायंस की ग्रोथ खत्म। आज के बाद ये हमारा श्राप नहीं, ये हमारी भविष्यवाणी। और लोग ऐसे झूम उठे, बोले चतुर्वेदी चतुर्वेदी, हमारा ऑडिटर कैसा हो? चतुर्वेदी चतुर्वेदी। भाई ऐसा माहौल नहीं बनाना अपने को, चुपचाप जाओ और अपना लिख के बता के आ जाओ। ना कंपनी की बुराई कर सकते हो, ना अपनी बड़ाई कर सकते हो, सिर्फ ये बता सकते हो कि भैया आप इंटरेस्टेड थे, एलिजिबल थे या नहीं थे, या आपने ही मना किया या कंपनी ने आपको हटाया, ऐसी बस बात। पर हमें लगता है यार ये ऑडिटर तो ऐसी हरकतें करेगा ही, तो फिर उस केस में आप ट्राइब्यूनल के पास जाकर रुकवा सकते हो किसका, उसका राइट काय का रिप्रेजेंटेशन देने। ठीक है, हमने बोला यार ये सब खत्म करो, हटाओ ऑडिटर, हमको रखना ही नहीं है उसको, बीच में ही हटाना। सबसे पहली बात, बोर्ड का रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद में बोर्ड के रेजोल्यूशन के बाद क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप परमिशन लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, कब? बोर्ड के रिजोल्यूशन के 30 दिन में, ADT2 फॉर्म में। फिर सीजी का अप्रूवल आएगा, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग होल्ड करना है, और फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। ये कब है? जब ऑडिटर को आपको हटाना कर रहा है। कब हटाना पड़ रहा है दोस्तों? उसकी टर्म खत्म होने से पहले। तो 3 अप्रूवल है, एक बोर्ड का, एक शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। सीक्वेंस क्या है? पहले बोर्ड का अप्रूवल, 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी समय ले अप्रूव करे, अप्रूवल करने के बाद शेयर होल्डर को विदिन 60 डेज जनरल मीटिंग होल्ड करके ऑडिटर को हटाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना। यहाँ पे जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लोगे तो ADT2 फॉर्म में लोगे। प्रॉब्लम ये है कि ADT2 फॉर्म में स्पेशल रिजोल्यूशन की डेट मांगी जाती है। तो प्रोसीजर है, पहले बोर्ड का अप्रूवल, फिर सीजी का अप्रूवल, फिर SR। पर क्योंकि बोर्ड के सीजी के अप्रूवल में जो फॉर्म जा रहा है उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन का रेफरेंस मांगा गया है, तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में पहले बोर्ड अप्रूव करता है, फिर शेयर होल्डर का हम स्पेशल रिजोल्यूशन लेते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, ऑडिटर को रिमूव करते हैं। फिर जब सीजी का अप्रूवल आता है तब ऑडिटर रिमूव। तो सर एग्जाम में हमें क्या लिखना है? एग्जाम में आप वही लिखना जो लॉ में लिखा हुआ है, यानी ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये मत लिखना। आप सीधे बोलना बोर्ड का अप्रूवल, 30 दिन में सीजी को एप्लीकेशन, सीजी का अप्रूवल आने के 60 दिन में EGM होल्ड होगी, उसको हटाया जाएगा, फॉर्म ADT2 यूज किया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ऑडिटर को हटाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। हो सकता है आपकी कंपनी के जो मेजर ओनर्स हैं, शेयर होल्डर, वही कंपनी के मेजर डायरेक्टर है, मिली भगत है, तो इसलिए वो ऑडिटर को हटा नहीं रहे। मिली भगत में कोई ऑडिट ढंग से नहीं हो रहा। हम कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, पर हम माइनॉरिटी है कंपनी के लिए, लेकिन हमारे लिए कंपनी माइनॉरिटी नहीं। हमारे लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत मायने रखता है, और कंपनी के ऑडिटर, कंपनी के लोग सब मिले हुए हैं, पर स्पेशल रिजोल्यूशन में पास करा नहीं पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं ऑडिटर हटाने के लिए प्रपोज करने का। चिंता मत करो, बेसहारे फील मत करो, तुम्हारा काम कौन करेगा? ट्राइब्यूनल। जाओ ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल को पास अगर किसी से भी कंप्लेन आती है, या वो खुद से ही स्यू मोटो यानी स्वयं से ऑन हिज ओन, या सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन आती है कि कहीं कोई फ्रॉड ऑडिटर कर रहा है,
ट्राइब्यूनल सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि फ्रॉड हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तो 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको डिसीजन लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन एप्लीकेशन दी कि यार यहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो, विद इन 15 डेज डिसीजन लेना है। और अगर ऑडिटर गिल्टी हुआ तो सीधे ऑडिटर को ऑर्डर देना है, क्या कि भैया ऑफिस खाली कर चल। और इस केस में ये ऑफिस खाली करने के बाद नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल। जिसका ऑफिस कब तक चलेगा? सीजी बताए। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया था, किसी कंसर्न पर्सन ने या सुयो मोटो किया था, तो हम तहकीकात करने के बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है, कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे भैया ऑडिटर बता। यहाँ पे नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो वो कैजुअल वैकेंसी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिल करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करनी पड़ेगी इस केस में। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सीजी करेगा। ये एकमात्र जगह है जहां पे सीजी ऑडिटर अपॉइंट करता है कंपनी लॉ। अब ये जिसे हटाया गया है उसके ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी, बाद में पढ़ेंगे। और 5 साल तक इसे कोई कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। अपॉइंट नहीं करने का मतलब ही कैन कंटिन्यू इन ऑलरेडी अपॉइंटेड। तो अगर मैं 5 कंपनियों में ऑडिटर हूं, एक कंपनी में ट्राइब्यूनल ने मुझे हटा दिया और पेनल्टी 447 की भी लगाई और 5 साल तक डिबार कर दिया, तो जो 4 कंपनी के ऑडिट चल रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे, उनकी क्लोजर ऑफ 6th AGM जो भी है, ये खाली नहीं होंगे, वैकेंसी नहीं होगी, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। पर अब से नए ऑडिट में 5 साल तक एक्सेप्ट अगले 4 साल में इनकी भी डेट आती जाएगी, फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं। तो इसके लिए कहा गया है कि आपके ऊपर 5 साल तक का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने का रिस्ट्रिक्शन है और 447 पे आपके पेनल्टी लगेगी। ये प्रोविजन है आपके रिमूव बाय। 447 की पेनल्टी बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 140 हो जाता है, 2 बड़े बड़े सेक्शन 140 और 139 हमारे कवर हो जाते हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं तो मन में रख लीजिएगा। अब अपन मस्त ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे। तो नाउ वी विल रिज्यूम एट 9:25, 9:25 पे रिज्यूम करेंगे। अभी ब्रेक ले रहे हैं और नई स्ट्रीम हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम उसको कवर करेंगे। वो नई स्ट्रीम आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, वहां पे आप उसे देख लीजिए। थैंक यू। किसी ने कहा है रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। चलो क्वेश्चन देखते हैं। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, स्पेशल नोटिस फॉर कॉलिंग EGM नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। अब स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे मूव होता है वो प्रोसीजर कंपनी लॉ का आपको फॉलो करना। चलिए, थैंक यू।